हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन की साइंस स्ट्रीम की क्लास 11th और 12th की सबसे बेस्ट टीम है, जहां कोई एक दो चैप्टर नहीं बेटा, 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप मैथ्स की बात करें, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, एक से एक धांसू टीचर हैं जो मैग्नेट ब्रेन पे आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी क्वालिटी एजुकेशन के सिलसिले में अगर मैं आज आगे बढ़ूं तो आज मैं क्या बात करने वाला हूं? आज मैं बात करने वाला हूं अपने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अपना चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। हम सरफेस केमिस्ट्री करेंगे। अभी हम सबके वन शॉट रिवीजन लेके आ रहे थे, तो समझना हमने कोऑर्डिनेशन खत्म कर दिया। आज सरफेस केमिस्ट्री के दो पार्ट आएंगे मेरे बच्चों। कितने पार्ट आएंगे? दो पार्ट आएंगे। पार्ट 1 में मैं बात करूंगा अपने एड्सॉर्प्शन वाला जो भी सेक्टर है, एंजाइम वाला पूरा सेक्टर, उसको खत्म करूंगा, और पार्ट 2 में मैं कोलॉइड खत्म करूंगा। तो मैं अभी स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अपडेट रहिएगा आप एकदम कि भैया हाँ, सरफेस केमिस्ट्री के 2 लेक्चर है। बच्चों को क्या दिक्कत आती है, सर कितने लेक्चर बनेंगे? मैं अभी से बता दे रहा हूं कि पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म में आएगा वन शॉट रिवीजन। इसके बाद अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन शुरू करेंगे और कहानी को खत्म कर देंगे। तो उसी जोश और जुनून के साथ जो हम आज तक चैप्टर करते आए हैं, आज के चैप्टर की भी कहानी शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। चलिए जी, कॉपी और पेन तो अपने निकाल चुके हो ना, एक कोने में बैठ जाना सुकून के साथ और लेक्चर को देखना, तहलका मचा दोगे। इतना प्यार से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे कि जब लेक्चर खत्म होगा मुंह से सिर्फ एक चीज निकलनी चाहिए, वाह 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 वाह। क्योंकि हम क्लास में लेक्चर जैसे याद करते थे वैसे ही याद कर लेंगे। अब जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, लेकिन इसमें इतने कोई कैलकुलेटिव पार्ट आता नहीं है। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। और आप लोग जानते हैं जब भी थ्योरेटिकल चैप्टर आता है, अनुराग सर उस थ्योरेटिकल चैप्टर को याद कराना इतने अच्छे से जानते हैं कि पूछिए मत। अब समझते हैं आज की कहानी में हमको क्या बात करनी है। सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है, सरफेस मतलब क्या होता है। चलो जी, ये मेरी शर्ट है, ये मेरी टी शर्ट है, ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है। ये पेन है, ये इसका सरफेस है। ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे रेट के बारे में बात करते हैं तो काइनेटिक्स में आ जाते हैं। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं। तो हर चीज का एक मतलब होता है ना। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ सरफेस पे हो रही है, उसे हम पढ़ाई करेंगे किसमें? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब अगर आपको सरफेस फिनोमेना के बारे में पढ़ना है तो हम उसमें सबसे पहले बात करेंगे एड्सॉर्प्शन की। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। और कौन कहता है कि भैया एनसीईआरटी डिकोड नहीं होती है आसानी से, ये मत समझना कि वन शॉट रिवीजन में मैं एकदम तेजी से भागूंगा। बेटा पार्ट में इसलिए मैं लेके आता हूं ताकि सारी कहानी को डिटेल में चला जाऊं और वन शॉट के नाम पे आपको पूरी चीजें तहलके के साथ याद करा दूं। तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री है क्या, समझना मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने काले पीलो, आओ इधर। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ फिनोमेना ऑकरिंग एट द सरफेस। ऐसी कोई भी फिनोमेना जो कि सरफेस पे होती हैं या इंटरफेस पे होती हैं, वो किसमें आती हैं? सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। दैट मीन्स एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क सरफेसेस। ठीक है, ऐसी मतलब हमने क्या कहा, कोई भी सरफेस फिनोमेना जो या तो आपकी बाउंड्री सेपरेटिंग द टू बल्क सरफेसेस उस पे हो रही है, या किस पे हो रही है? एसेंशियली सरफेस पे हो रही है, उसे हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नो वन इज गोइंग टू आस्क अबाउट द डेफिनेशन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जो मेन कहानी अपने को पढ़ना है एड्सॉर्प्शन से। किससे शुरुआत करते हैं? एड्सॉर्प्शन से। एड्सॉर्प्शन क्या होता है समझना। कोई एक ऐसा कंपोनेंट, देखना, कोई एक ऐसा कंपोनेंट, ये एक मेरा कंपोनेंट है समझना, जिसपे कोई भी मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ना, सिर्फ सरफेस पे जो मॉलिक्यूल, ये देखिएगा, जो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर सारे सब्सटेंस आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं या गैसें आके एड्सॉर्ब हो रही, जिस पे हो रही हैं, उसे हम कहते हैं एडसॉर्बेंट। मतलब ये समझिएगा, इसी डायग्राम को यहां बना दूं, इसी डायग्राम को यहां बना दूं। ठीक है, ये मेरा कोई सब्सटेंस है, ये मेरा कोई सब्सटेंस है, ये मेरा कोई सब्सटेंस है, जी मालिक जी मालिक जी मालिक। ठीक है, ये मेरा कोई सब्सटेंस जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन होना है, तो ये है मेरा कहलाता है एडसॉर्बेंट। ये मेरा कहलाता है एडसॉर्बेंट। आप डायग्राम में नीचे देख सकते हैं, ये मेरा कहलाता है एडसॉर्बेंट। और जो भी सरफेस मॉलिक्यूल आके इसके ऊपर एडसॉर्ब होंगे, हाँ 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 हाँ,
हाँ, ये जो भी सरफेस मॉलिक्यूल आके इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रहे हैं, मतलब बैठ रहे हैं, बोलो क्या। अब क्या होता है, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जो बैठ रहा है, चल बेटा तू यहां पे आके बैठ गया, जी मालिक में बैठ गया, तू कहलाएगा एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट क्या कहलाएगा, एड्सॉर्बेट कहलाएगा। तो व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, समझना, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल, लॉजिक सुनते चलना, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस, एट द सरफेस rather than in bulk, ना कि बल्क में, ना कि बल्क में, rather than in bulk of solid or liquid is termed as adsorption। समझ गए ना, क्या, accumulation of molecule on the surface rather than in bulk, rather than in bulk of solid or liquid is termed as adsorption। बोलो क्लियर हो गया। डायग्राम बनाते रहना, इस डायग्राम को मैंने पीछे ऊपर बना दिया, इस डायग्राम को मैंने ऊपर बना दिया, कहानी एकदम सिंपल तरीके से चलेगी। सरफेस केमिस्ट्री, हमें सरफेस फिनोमेना के बारे में पढ़ना। एड्सॉर्प्शन, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस रादर देन इन बल्क इज नोन एज अ एड्सॉर्प्शन। बोलो कोई दिक्कत होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, नई कहानी के बारे में बात करूं। चलिए जी, समझिएगा समझिएगा, ठीक है। अब एक एक टर्म मैं आप लोगों के सामने लेके आते जा रहा हूं। सबसे पहले समझिएगा एड्सॉर्बेट क्या होता है। एड्सॉर्बेट बोलो क्या बोलेंगे, जो सब्सटेंस बैठेगा, जो सब्सटेंस बैठेगा। अपन भैया याद करने के हमेशा धांसू तरीके लेके आते जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब मैं 11th 12th में था, मुझे मतलब जब मैं 12th में था, मुझे कंफ्यूजन होता था एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में। एड्सॉर्बेट क्या है, जो सब्सटेंस आके बैठेगा। तो द सब्सटेंस दैट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। मैंने आपको बता दिया। एड्सॉर्बेंट क्या है, द सब्सटेंस ऑन विच, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, द सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस इज नोन एज द एड्सॉर्बेंट। बोलो क्लियर हो गया। एड्सॉर्बेट मतलब जो बैठेगा, एड्सॉर्बेंट मतलब जिसके ऊपर बैठेगा। बोलो क्लियर हो गया। यस सर क्लियर हो गया। नोट, अब क्या नोट, सारी एनसीईआरटी है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। एड्सॉर्प्शन जो होता है बेटा वो एसेंशियली सरफेस फिनोमेना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। आजकल आ रहे हैं, आप लोगों ने जैसे भी मेरा चमकता हुआ चेहरा आप लोग देख ही पा रहे होंगे, समझ रहे हो ना। मैं अभी क्या हुआ भैया, बाथरूम से तैयार होके आया, मस्त मैंने वो चारकोल बेस्ड फेस वॉश आता है ना आजकल, आप लोगों ने सुना होगा, एकदम ग्लोइंग स्किन, देख रहे हो ना ग्लोइंग स्किन। तो ये चारकोल बेस्ड फेस वॉश जो होते हैं, और क्या क्या बोला सर आपने, चारकोल बेस्ड फेस वॉश। तो चारकोल का क्या काम है बेटा, चारकोल जो होता है जो आपको डस्ट से पल भर में मुक्ति दिला। आपके चेहरे पे, मैं धूल से आया था उतनी दूर से, तो अब मैं पढ़ाने आया, आप लोगों का लेक्चर लेने आया, चेहरे पे धूल ही धूल थी, चेहरे में डलनेस आ गई थी, चेहरा चमकना कम हो गया था। लेकिन मेरे बच्चों को तो मेरा चमकता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, तो मैं गया और मैं मुंह धुल के आया। मैंने चारकोल बेस्ड फेस वॉश का यूज किया। तो जो चारकोल होता है बेटा वो एड्सॉर्बेंट जैसे काम करता है, और डस्ट पार्टिकल को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लिया। और जैसे ही मैंने धुला, ऐसे एकदम घिस घिस के सारे डस्ट पार्टिकल एड्सॉर्ब हो गए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सरफेस केमिस्ट्री इज या एड्सॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। कैसे कैसे, तो समझना, एड्सॉर्प्शन एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। जैसे चारकोल हो गया, ठीक है, सिलिका जेल हो गया। आप लोग कभी नई बॉटल खरीद के लेके आए होंगे अपने घरों में, मिल्टन की बॉटल लेके आए होंगे ऐसी। तो ये जो बॉटल आप लोग खरीद के लेके आए होंगे, मिल्टन का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो उस बॉटल में आपको एक छोटा सा पैकेट मिला होगा, एक छोटा सा यहाँ पैकेट मिला होगा। उस बॉटल में यहाँ एक छोटा सा ऐसा पैकेट मिला होगा जिसके अंदर ऐसी कुछ गोली 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 भरी रहती है। वो इसीलिए भरा जाता है ताकि जो भी मॉइस्चर होगी उसको एडजॉर्ब कर लेगा। सिलिका जेल मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है। मतलब भैया सिलिका जेल जो रखा जाता है, आज के बाद भूलना मत कि सिलिका जेल रखते क्यों। सिलिका जेल जो रखा जाता है वो एसेंशियली एक सरफेस फिनोमेना जो होती है एड्सॉर्प्शन, उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। जो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, ताकि बॉटल से बदबू ना आए, बॉटल फ्रेश बनी रहे, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, इसके अलावा क्ले जो होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है जो अपने ऊपर चीजों को एड्सॉर्ब करता है। फाइनली डिवाइडेड मेटल, फाइनली डिवाइडेड मेटल, समझना भैया। आपने कभी देखा होगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम जो मेटल होती हैं, जो हाइड्रोजिनेशन होता है उसको प्रोसीड कराती हैं, तो निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो जाती है और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है। मतलब सर इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये निकला, हम जो चारकोल बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, सिलिका जेल यूज़ कर रहे हैं, क्ले यूज़ कर रहे हैं, और हम सर
कुछ मेटल जैसे फाइनली डिवाइडेड मेटल प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल यूज कर रहे हैं, इनके ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एड्सॉर्ब होती है। कुछ एग्जांपल Al2O3 है, स्टार्च भी है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, एक एक चीज हम क्लियरली समझते चल रहे हैं। अब समझते हैं कि सर ठीक है, आपने इतनी बात तो करी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दो। तो हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो देंगे पूरा एनसीईआरटी को फोकस्ड होते हुए देंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ एड्सॉर्प्शन। किसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने जा रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने जा रहा हूं एड्सॉर्प्शन का। समझना, कुछ मटेरियल आप लोगों ने अभी देख लिया, जैसे चारकोल हो गया, क्ले हो गया, फाइनली डिवाइडेड मेटल हो गई, ये सारे एड्सॉर्बेंट का काम करते हैं और सारी कुछ चीजों को एड्सॉर्ब कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब इसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। समझिएगा, अगर आपने बहुत सारी गैसेस लाइक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, अमोनिया हो गया, SO2 हो गया, कोई भी गैस ले लो, ठीक है, उसे आपने क्लोज वेसल में रख लिया। किस में रख लिया, क्लोज वेसल में रख लिया, और उसके साथ आपने रखा पाउडर्ड चारकोल। ओ माय गॉड, पाउडर्ड चारकोल जब भी आएगा मुझे तो बस एक बात याद आएगी, ये अपने ऊपर किसी को एड्सॉर्ब कराएगा। मुझे तो बस एक ही बात याद आएगी भैया, ये अपने ऊपर किसी चीज को एड्सॉर्ब कराएगा। तो आपने एक पाउडर्ड चारकोल ले लिया और एक कंटेनर में गैसेस ले ली। अब क्या होगा भैया, अगर उस कंटेनर में प्रेशर ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन हो नहीं पाएगा, इसलिए हम उस कंटेनर का प्रेशर धीरे धीरे कम करते जाते हैं। एंड इफ द प्रेशर ऑफ अ क्लोज वेसल डिक्रीज, तो गैसें क्या होने लगेंगी, प्रेशर कम होने की वजह से एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। किसके ऊपर, अपने चारकोल के ऊपर। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें मिलता है कि भैया हाँ, एड्सॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। तो समझना, मैं एनसीईआरटी की इस लाइन को पढ़ के दिखाता हूं। अगर आपने गैसेस ले ली किसी क्लोज कंटेनर में, उसमें पाउडर चारकोल ले लिया और प्रेशर आपने धीरे धीरे क्या करना शुरू करा, डिक्रीज करना शुरू करा, तो गैसियस मॉलिक्यूल क्या होने लगते हैं, कंसंट्रेट होने लगते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द चारकोल। किस पे, सरफेस ऑफ द चारकोल पे। ठीक है, दैट मीन्स गैसेस एड्सॉर्बिंग ऑन द सरफेस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और मस्त खतरनाक बात लेता हूं। अगर आपने कोई डाई ली, डाई मतलब जो रंजक होते हैं, रंग अपनी जिंदगी में भी कोई रंग भरता है ना, वो मेरी जिंदगी में आई, रंग भर के चली गई, वो मेरी जिंदगी के लिए डाई थी। अरे सर कौन, अरे डाई, तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। तो ऐसे ही समझना, कुछ डाई होती हैं जो कलर प्रोवाइड करती हैं इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई। सॉल्यूशन ले लिया आपने ऑर्गेनिक डाई का, जैसे मिथिलीन ब्लू का, और उसमें जब आपने एनिमल चारकोल डाला, ओह माय गॉड, एनिमल चारकोल का काम ही क्या है, चीजों को एड्सॉर्ब करना। और जब आपने उसमें एनिमल चारकोल डाला और सॉल्यूशन को शेक करा, तो होगा क्या, जो डाई में कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, चारकोल के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। किसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे, चारकोल के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। और जो आपका फिल्ट्रेट होगा, मतलब देखो कलरिंग सब्सटेंस तो एड्सॉर्ब हो गए, तो जो फिल्ट्रेट होगा वो आपको कलरलेस दिखने लगेगा। मतलब जो ऑर्गेनिक डाई अभी ब्लू कलर की दिख रही थी, आपने एनिमल चारकोल डाला और प्रॉपर शेक करा, सारे कलरिंग मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए चारकोल पे, जैसे अभी डस्ट पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहे थे, और जो आपका फिल्ट्रेट है वो कलरलेस हो गया। ये सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं किसके, एड्सॉर्प्शन के। किसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं, एड्सॉर्प्शन के। एंड एनिमल चारकोल डिसाइडेड एंड सॉल्यूशन इज वेल शेकन, देन फिल्ट्रेट टर्न कलरलेस। तो फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इट प्रूव्स दैट मॉलिक्यूल ऑफ डाई एड्सॉर्ब ऑन द चारकोल। इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है कि जो डाई के मॉलिक्यूल होते हैं वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं चारकोल पे। प्लीज इसे स्क्रीनशॉट मारिए। कुछ और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मैं अभी दूंगा, लेकिन इतने सिंपल तरीके से कहानी चलाना है ना बेटा, बोला है थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन याद कराना अनुराग सर की यूएसपी है, समझ रहे हो ना। याद तो अपन क्लास में याद करा देते, एकदम देसी तरीके से पढ़ाते हैं, कोई बुकिश तरीका नहीं, समझ रहे हो, कहानियों जैसे समझना, रटना नहीं। इसलिए बोला एक कोने में बैठे रहना, किसी को याद व्याद नहीं करना इस टाइम तक। चलो नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी। अगली बात हम करते हैं, अगर आप लोग अपने घरों में शुगर खाते हैं, क्या खाते हैं, शुगर मतलब शक्कर, और आप सोचते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, तो आपका यह मिथ है। पूछो क्यों। शुगर और जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, दोनों ही गन्ने से बनती हैं, लेकिन एक है काली एक है गोरी। तो वो भी पहले काली ही थी, शक्कर जब बन रही थी, जब स्टार्टिंग में रॉ शुगर जब बनी, वो भी कलरफुल ही थी, लेकिन रॉ शुगर को आप एनिमल चारकोल के ऊपर से पास करते हैं, तो जितना भी उसमें कलर सब्सटेंस होते हैं एनिमल चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल चारकोल। अगर हम
ये जो जानवर होते हैं इनकी हड्डियों को जलाते हैं, जानवरों की हड्डियों को जलाते हैं, जलाने के बाद हमें जो बर्निंग मटेरियल मिलता है उसे हम कहते हैं चारकोल। अगर आपको सिंपलेस्ट तरीके से जानना है, घर में चारकोल बनाना है, आप अपने घर में नारियल ले लो, नारियल का छिलका या खोखला जिसे कहते हैं, खोपड़ा खोपड़ा, ठीक है, उसको जला दो, उसको जलाओगे तो जो आपको मिलेगा वो चारकोल होगा मेरे बच्चों। तो एक बात याद रखना, मेरी एक बात याद रखना कि हम कहते हैं कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, जो कि कैसा था, कलरफुल था, जो कि कैसा था, रेडिश कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर जब पास करते हैं बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल से, एनिमल चारकोल से, एनिमल चारकोल से, तो शुगर कैसी हो जाती है, गोरी शुगर बन जाती है, एकदम गोरी गोरी दूध जैसी, जो आप घरों में यूज करते हैं। शुगर बिकम कलरलेस एंड कलरिंग सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब ओवर द चारकोल। बोलो याद हो गया? यस सर, आप तो याद कराएंगे तो याद होगा ही होगा। और अगर याद हो रहा है तो मैग्नेट ब्रेन के इस चैनल को बेटा अपने को हर एक उस इंसान तक पहुंचाना है। हर एक क्वालिटी एजुकेशन हम जो हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है लोगों तक पहुंचाओ ना यार, काहे अपने तक रखियो। हर इंडिया के एक एक बच्चे तक, हर एक गली तक, हर एक कोने तक मैग्नेट ब्रेन पहुंचना चाहिए, क्योंकि इतनी बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन, वो भी ऑनलाइन और इतने ऑफलाइन वाले फील्ड के साथ कौन प्रोवाइड करता है मेरे बच्चों। तो यस, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब द एयर, अब समझना, बारिश के दिन जब होते हैं ना तो बड़ी मॉइस्चर सी हो जाती है, घरों में फंगस लगने लगती है। बॉटल जो होंगी अगर खुली होंगी तो उसके अंदर अगर फंगस आ जाएगी तो भैया बदबू सी आने लगेगी। तो आप सिलिका जेल का यूज कर सकते हैं। इसलिए नई जो बॉटल आप लोग मिल्टन की खरीदते हैं ना, उसमें एक सिलिका जेल डाला होता है। तो द एयर बिकम ड्राई, ओह माय गॉड, द एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। किसकी प्रेजेंस में? सिलिका जेल की प्रेजेंस में। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट होगा ये, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल गेट एड्सॉर्ब ओवर द सिलिका जेल। अगर आप मॉइस्चर है और सिलिका जेल रख लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर क्या हो जाएंगे बेटा? एड्सॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए बॉटलों में हमेशा जब भी नई बॉटल खरीदोगे आपको सिलिका जेल देखने मिलेगा। आज के बाद ये नहीं तुम्हारी मम्मी ने कभी तुमसे पूछ लिया बेटा ये काहे के लिए आता है, मम्मी पता नहीं। अब तुम केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, वो भी अनुराग सर से पढ़ चुके हो। एकदम प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ो। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मैंने सिंपल तरीके से बताई थी ना कहानी, यहाँ भी सिंपल तरीके से दैनिक जीवन वाली कहानी चलेंगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन? लॉजिक समझिएगा जी। अब क्या होता है ना, जो इंसान अनबैलेंस्ड होता है, जैसे मैं भाई बड़ा शांत कूल और काम बंदा हूं, मेरे अंदर के सारे फोर्सेस, बाहर के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, ना किसी से लड़ना ना किसी से झगड़ना। लेकिन कहते हैं ना कुछ लोगों में कीड़ा होता है, वो इससे लड़ेंगे उससे लड़ेंगे उससे झगड़ेंगे, वो थोड़े अनबैलेंस टाइप के लोग होते हैं। और अनबैलेंस टाइप के लोग ही किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहीं शादी में गए, वहाँ लड़ाई हो गई, वही एक अनबैलेंस टाइप का जो बंदा होगा वही लड़ाई करेगा। लेकिन जो बैलेंस आदमी होगा, अरे बोले ठीक है यार कोई बात नहीं, वो ज़्यादा कहते हैं ना पतंगबाजी इधर उधर नहीं करता है। तो लॉजिक समझना, यही सेम कॉन्सेप्ट है एड्सॉर्प्शन का। मान लीजिए अपना एक कंटेनर है, मैं कुछ कहता नहीं हूं, मैं बस चीज़ों को यहाँ समझाता हूं। मेरा एक कंटेनर है जी मालिक, ठीक है, मतलब ये मान लीजिए एड्सॉर्बेंट है, अपना एड्सॉर्बेंट है। अंदर इस सब्सटेंस के सारे फोर्सेस बैलेंस है, सारे फोर्सेस बैलेंस है चारों डायरेक्शन में। आप देख पा रहे हैं चारों डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहां जो फोर्सेस हैं, यहां जो फोर्सेस लग रहे हैं, यहां जो सरफेस है, यहां जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो सरफेस है, यहां जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये इस साइड से अनबैलेंस है। ये जो सरफेस है, यहाँ जो फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये इस साइड से अनबैलेंस है। और ये जो अनबैलेंस फोर्सेस होंगे मेरे बच्चों, ये जो अनबैलेंस फोर्सेस होंगे, याद रखना, ये जो अनबैलेंस फोर्सेस होंगे, इस पे कोई ना कोई सब्सटेंस आके, इस पे कोई ना कोई सब्सटेंस आके क्या होगा? एड्सॉर्ब होगा। या मैं कह सकता हूं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, या मैं इन्हीं को एक वर्ड मैंने आपके लिए यूज करा, ये वर्ड याद रखना, एड्सॉर्प्शन की मैकेनिज्म कई बार पूछा जाता है। कोई भी नीट एस्पायरेंट हो, कोई भी जेई एस्पायरेंट हो, आपका स्वागत है मेरी क्लास में, क्योंकि आप अनुराग सर से पढ़ने के बाद तहलका मचा देंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप अनुराग सर से पढ़ने के बाद तहलका मचा देंगे, ये मेरा वादा है। तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे, या मैं कह सकता हूं ये जो फ्री वैलेंसीज थी, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस और फ्री वैलेंसीज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? एड्सॉर्प्शन के लिए। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एड्सॉर्प्शन, तो एक ही बात बोलना, अंदर के सारे फोर्सेस बैलेंस होते हैं,
जैसे मैं बैलेंस आदमी था, ज्यादा पंचायत नहीं करूंगा, लेकिन जो बाहर के फोर्सेस होते हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं या फ्री वैलेंसीज होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? एड्सॉर्प्शन के लिए। ऊपर आएगा आपका जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होना है या एड्सॉर्बेट, और यहां जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा, यहां आके एड्सॉर्ब हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरे नन्हे मुन्ने काले पीलों? तो लॉजिक समझना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस and free valencies at the surface of solid or liquid are responsible for retaining molecules of gas and dissolved substances on their surface. Thus adsorption occurs because inside the adsorbent all the forces are mutually balanced. अंदर अगर आप देखोगे adsorbent के सारे forces mutually balanced है, but on surface unbalanced forces or residual forces or attractive forces occurs. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या सिंपल तरीके से दिमाग में ये बात चढ़ गई? अगर चढ़ गई तो कहानी को आगे बढ़ा दूं मेरे बच्चों। बढ़े, पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर। आजकल तो स्क्रीनशॉट 3 उंगली से होने लगा, जैसे कि हमेशा कहता हूं इतना समय लेना नहीं है, इतना समय लेना नहीं है। अगर मार लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मार लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं किसके बारे में? एड्सॉर्प्शन के कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अब समझना, अगर आप देखेंगे कुछ एड्सॉर्प्शन के फैक्टर जो कि आप जब एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा तब आपको देखने मिलेंगे, तो समझना एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? पहला आपने देख लिया ना एड्सॉर्प्शन का पहला पॉइंट कि सर हाँ हमें एड्सॉर्प्शन के बारे में समझ आ गया कि अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से हो रही है या फ्री वैलेंसीज की वजह से हो रही है। दूसरा पॉइंट एड्सॉर्प्शन के बारे में आपको यह याद रखना है, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? डेल एच नेगेटिव। लिखते चलना, प्रॉपर लिखना, नोट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। अपने कॉपी और पेन के साथ बैठना मेरी क्लास में जब भी बैठो। तो एड्सॉर्प्शन है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मतलब जब भी एड्सॉर्प्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, ये तय है, ये तय है। एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। होता क्या है, जब ये आपका एड्सॉर्बेंट था, ये क्या था? एड्सॉर्बेंट था, मान लो ये मेरा, ठीक है, ये मेरा एड्सॉर्बेंट था, ठीक है, और ये मेरा एड्सॉर्बेट आ रहा है, बेट आ रहा है, फ्री वैलेंसीज की वजह से ये आ रहा है। अब जब ये एड्सॉर्ब होगा, जब ये एड्सॉर्ब होगा ड्यू टू फ्री वैलेंसीज और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो अंदर तो मॉलिक्यूल के जुड़ने की वजह से यहां से एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी? सरफेस एनर्जी के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी? इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो लॉजिक सुनना मेरे बच्चों, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एज हीट, विच अपीयर्स एज हीट। एंड मैं कह सकता हूं एड्सॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बोलो क्लियर हो गया? चलो, पहली चीज एड्सॉर्प्शन में डेल एच कैसा होता है? निगेटिव होता है, ये बात दिमाग में आ गई। दूसरी चीज एंट्रोपी। एड्सॉर्प्शन के दौरान एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और मैंने एक बात कही थी, एंट्रोपी इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस एंड डिग्री ऑफ रैंडमनेस। समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। सॉलिड है आपका, सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल अपने अपने जगह पे फिक्स हैं, फिक्स पोजीशन पे हैं, लेकिन जैसे ही लिक्विड हुआ, इधर चला मैं इधर चल, और जैसे ही गैस बना और मैं इधर घूमी उधर घूमी। मतलब सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल का रैंडमनेस थोड़ा बढ़ गया तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी बढ़ गई, गैस में एंट्रोपी और बढ़ गई। तो एंट्रोपी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और भैया थर्मोडायनामिक लॉ यही कहते हैं पूरे वर्ल्ड की एंट्रोपी बढ़ रही है। लेकिन आप एड्सॉर्प्शन पे आएंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, पहले इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन अब जैसे ही आप देखेंगे मॉलिक्यूल क्या होने लगे, सिमेट्रिकली एड्सॉर्ब होने लगे, तो उनकी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस क्या हो गई भैया? देखो अब यहां पे जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गया उसकी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस कम हो गई, मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है।
फ्रीडम ऑफ गैसेस ड्यू टू एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, फ्रीडम ऑफ गैसेस घट रही है ड्यू टू एड्सॉर्प्शन, ठीक है, एंड एंट्रोपी इज आल्सो नेगेटिव। तो मैं यहां पे दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, डेल एस कैसा आता है, नेगेटिव आता है, डेल एस कैसा आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है सर, डेल एच भी नेगेटिव, डेल एस भी नेगेटिव, ठीक है सर। अब लॉजिक समझना, अब आप देखेंगे कि जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, मैं गया धूल धाल में भर के आया था, मैंने चारकोल बेस्ड फेस वॉश यूज करा और चारकोल पे मेरे डस्ट पार्टिकल एड्सॉर्ब हुए, तो अपने आप हुए। मैं ये नहीं बोलता अरे बेटा ये डस्ट पार्टिकल इधर आके एड्सॉर्ब हो जा, वो अपने आप हुए। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो अपने आप हो रही है। तो लॉजिक समझना, अगर आपने क्लास 11th में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ा होगा तो उसमें हमने एक रिलेशन देखा था, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एंट्रोपी भी घट रही है, डेल एच भी घट रहा है, डेल एच भी घट रहा है। तो जब आप देखेंगे ये ओवरऑल रिएक्शन में डेल जी आपको कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो लॉजिक समझना, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी निगेटिव। इसको डिटेल में बताता, जैसे कि मैं बता चुका हूं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को डिटेल में कि कब निगेटिव आता है, डेल एच भी निगेटिव, डेल एस भी निगेटिव। तो आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी आई उसको निगेटिव होना चाहिए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो आपकी एंथैल्पी या एंथैल्पी भी निगेटिव आएगी, आपकी एंट्रोपी भी निगेटिव आएगी और आपकी गिब्स फ्री एनर्जी भी निगेटिव आएगी, ठीक है। लेकिन समझना, कुछ देर बाद क्या होगा, इतने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जाएंगे कि कंडीशन इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम, लॉजिक समझना, पूरी एनसीईआरटी डिकोड करते हुए चल रहे हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी। क्या स्टैब्लिश हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी। और जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुई, होगा क्या, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से डेल एच और निगेटिव होता जाएगा और डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, टी डेल एस के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, एंड डेल जी कैसा हो जाएगा, डेल जी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल जी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो याद रखना, कुछ वक्त के बाद डेल एच और टी डेल एस बराबर हो जाते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई नीट और जेई की तैयारी कर रहा है, नीट और जेई एस्पायरेंट है, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। कोई भी नीट और जेई एस्पायरेंट होगा तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। इसके अलावा एड्सॉर्प्शन देख लिया आपने, मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गया, तो जो भी एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल होगा अगर वो अपनी सरफेस से निकलना शुरू हो जाए, मतलब एड्सॉर्प्शन में मॉलिक्यूल बैठता है, एड्सॉर्बेट बैठता है, और डिसॉर्प्शन मतलब मॉलिक्यूल वापस हटना शुरू हो जाए एड्सॉर्बेंट की सरफेस से, तो उसे कहते हैं डिसॉर्प्शन। तो ये कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिसॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सरफेस which is adsorbed is known as a डिसॉर्प्शन। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि एड्सॉर्ब हुआ था, अब उसका धीरे धीरे हटना क्या कहलाता है, डिसॉर्प्शन कहलाता है। क्या लॉजिक क्लियर हो गया मेरे बच्चों, क्या एक एक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई नीट और जेई का एस्पायरेंट है, यहां से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी मार ही लिया होगा। तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं, चलिए जी अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। एड्सॉर्प्शन तो आपने जान लिया, लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है। सबसे बेस्ट चीज पहले तो एब्जॉर्प्शन आप लोग देख लो। एड्सॉर्प्शन के बारे में तो बहुत बात कर ली। स्पंज कभी आपने देखा होगा, स्पंज को पानी में डुबाना, ऐसा दबाओगे तो अंदर से भी पानी निकलता हुआ बाहर आता है। मतलब हम एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे बात कर रहे थे, लेकिन एब्जॉर्प्शन पूरे स्पंज में बल्क सरफेस में हो रहा, मतलब सरफेस नहीं बोलूं, पूरे बल्क में हो रहा। सरफेस में तो हो ही रहा, प्लस बल्क में हो रहा है। तो यही होता है एब्जॉर्प्शन। स्पंज सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है। अब अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को अपन समझें, इनमें डिफरेंस क्या है, तो चलो समझते हैं इस कहानी को। एड्सॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना। एक साइड लिखा मैंने एड्सॉर्प्शन और एक साइड मैंने लिखा एब्जॉर्प्शन। नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना। एड्सॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना विच ऑकर्स ओनली एट द सरफेस। ये हमेशा कहाँ होती है, सरफेस पे होती है। ये फिक्स है, ये मैं तो बता ही चुका था। एसेंशियली ऑकर्स एट द सरफेस। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बल्क फिनोमेना है। कैसी है, बल्क फिनोमेना है। ये बात याद रखना। दैट मीन्स
इट ऑकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। ये कैसे होता है? पूरे मटेरियल की बॉडी में होता है। मतलब अगर आपने ये स्पंज लिया, आपने ये क्या ले लिया? स्पंज ले लिया, तो थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल या पूरे बल्क में आपको क्या देखने मिलेगा? एब्जॉर्प्शन देखने मिलेगा। चलो ठीक है सर। अब हम बात करें इन दिस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन की बात करें। इन दिस फिनोमेना कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट आप लोग जानते हैं ये होता है ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ये अपना एड्सॉर्बेंट होता है। तो आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि भैया इन दिस फिनोमेना द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द बल्क। यहाँ पे मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं, 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 यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन बल्क में नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भैया द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द बल्क। लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करें, इन दिस फिनोमेना कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। इधर देखो कंसंट्रेशन आपको थ्रू आउट द मटेरियल कैसा देखने मिलेगा? सेम देखने मिलेगा। ठीक है, एड्सॉर्प्शन पे आता हूं मैं। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई इन द बिगिनिंग। जैसे जैसे फ्री वैलेंसीज आपको देखने मिलेगी, देखना इधर, देखना अभी आपकी ये फ्री वैलेंसीज हैं, ये फ्री वैलेंसीज हैं, ये फ्री वैलेंसीज हैं, बहुत सारी होती हैं, मैं भैया इतनी सी जगह में इतनी ही दिखा पाऊंगा। ये फ्री वैलेंसीज है। जैसे जैसे फ्री वैलेंसीज स्टार्टिंग में ज़्यादा होंगी तो एड्सॉर्बेट जो होगा तेजी से एड्सॉर्ब होंगे, तेजी से एड्सॉर्ब होंगे। लेकिन जैसे जैसे फ्री वैलेंसीज ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाएंगी, रेट धीरे धीरे क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग या शुरुआत में कैसा होता है? हाई होता है, एंड देन डिक्रीज टिल इक्विलिब्रियम, और धीरे धीरे घटता जाता है और एक स्टेज आ जाती है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें डेल जी भी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन में रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। प्लीज इसे नोट डाउन करो, प्लीज इसे नोट डाउन करो कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। इतनी क्वालिटी एजुकेशन बार बार मैं कह रहा हूं लोगों तक पहुंचाओ। मैग्नेट ब्रेन पूरे इंडिया में पहुंचना चाहिए। आप मेरे बच्चे हो, वादा करो कि सर इस क्वालिटी एजुकेशन को हम बेस्ट से बेस्ट डायमेंशन में लेके जाएंगे। चलिए जी, एड्सॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है ये अपन ने कंप्लीट कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है ये अपन ने कंप्लीट कर दिया। फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं, समझिएगा। फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, देखते हैं नेक्स्ट कहानी। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है समझना। अगर एड्सॉर्प्शन मतलब जो कि सरफेस पे हो रहा है और एब्जॉर्प्शन पूरे बल्क में हो रहा है, ये कहां हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। ये कहां हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। और ये कहां हो रहा है? पूरे बल्क में हो रहा है। यदि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहे हों, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहे हों, तो उसे नाम देते हैं सॉर्प्शन। उसे क्या नाम देते हैं? उसे अपन नाम देते हैं सॉर्प्शन। अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ में हो रहा हो तो उसे नाम दिया जाता है सॉर्प्शन। चलिए ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया। डिसॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, सारे कॉन्सेप्ट हमने एकदम तहलके के साथ खत्म कर दिए। अब आता है एक दो कॉन्सेप्ट, थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन, कभी एग्जामिनर पूछ ले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन? होना चाहिए एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या? पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव वे में लो। अगर जो भी आपका रिएक्टेंट था या एड्सॉर्बेट था जो बैठता है, उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाए तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव। और हम बोले कि भैया मतलब अगर एड्सॉर्बेट जो था उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाए, उसे बोलेंगे नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो समझना, अगर मैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो इसे मेरे शब्दों में समझिएगा। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, जब एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन ज्यादा आपको देखने मिले ऑन द सरफेस, जब एड्सॉर्बेट जो बैठता है, जो भी सब्सटेंस बैठता है, उसका कंसंट्रेशन आपको सरफेस पे ज्यादा देखने मिले, किसकी तुलना में? बल्क की तुलना में, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर आप नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज इंक्रीज्ड इन बल्क। अब अगर मैं ये कहूं कि एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन बल्क में हो गया आफ्टर एब्जॉर्प्शन, किसके बाद? एब्जॉर्प्शन के बाद, तो उसे हम कहने लगेंगे नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। मतलब क्या है सर कि अगर आप देखेंगे सरफेस से धीरे धीरे एड्सॉर्बेट जो था वो बल्क में जाने लगा और यहां कंसंट्रेशन आपको कम देखने मिल जाएगा, उसे हम नाम देंगे नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ये एक डिफरेंस है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन के बीच में। प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। आई होप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में चढ़ चुका होगा। सॉर्प्शन क्या है, डिसॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन क्या है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या है। बढ़ जाएं आगे, स्क्रीनशॉट का जमाना है,
ठीक है, चलो जी, चलो चलो चलो, मारो स्क्रीनशॉट और प्रॉपर नोट डाउन करना। अब अपन आते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस देखने। समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपने टर्म एग्जाम को ध्यान में रख रहे होंगे। नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म एग्जाम के हिसाब से कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। फिजिकल ऐसे समझो मेरे शब्दों में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन फिजिकल वर्ल्ड में होगा, जो हम देख सकते हैं दैनिक जीवन में। तो समझना फिजिकल एड्सॉर्प्शन में नेचर ऑफ फोर्स कौन सा वर्क करता है। तो याद रखना, जब ये आपका एड्सॉर्बेंट, बार बार रटवा रहा हूं, ये आपका एड्सॉर्बेंट, ये क्या है आपका एड्सॉर्बेंट है, उसके ऊपर आया एड्सॉर्बेट। अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में कोई भी वीक वॉन्डरवॉल फोर्स वर्क कर रहा है, कोई भी वीक वॉन्डरवॉल फोर्स वर्क कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, समझना ये मेरा एड्सॉर्बेंट है, ये मेरा एड्सॉर्बेंट है, और एड्सॉर्बेट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, 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 लाइक कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसे नाम देंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो क्या बोला हमने, इसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में ये हो गया आपका एड्सॉर्बेट और ये हो गया एड्सॉर्बेंट, इनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स काम कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड का, तो उसे हम बोलेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। बोलो इतनी कहानी क्लियर हो गई? यस सर। अब जब इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें, मैंने कहा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है भैया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है, सरफेस एनर्जी रिलीज होती है, सरफेस एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आप हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें, तो इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपको लो देखने मिलती है। कितनी देखने मिलती है? लो देखने मिलती है, करीब 20 से 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हाई देखने मिलती है भैया, करीब 82 to 40 किलो जूल पर मोल, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखते चलो। केमिकल एड्सॉर्प्शन में ज़्यादा और इसमें कम देखने मिलेगी, ठीक है। तो पहले हमने देखा भैया नेचर ऑफ फोर्स, दूसरा हमने देख लिया हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तीसरा टेम्परेचर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जनरली मैंने बार बार कहा ना, ऐसे याद रखो, फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, लो टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है। किस पे प्रोसीड होता है? लो टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन किस पे प्रोसीड होता है? हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है। किस पे प्रोसीड होता है? हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होता है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? समझना, एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं कि जब रिएक्टेंट एक कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट को एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, केमिकल एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में ये सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है, ये सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है। ये कुछ पॉइंट हुए, अगले पेज में नेक्स्ट पॉइंट दिखाऊंगा, पहले इतना नोट डाउन कर लो। सबसे पहले नेचर ऑफ फोर्स देगा, एक में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स, एक में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा हमने देख लिया हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक में कम एक में ज्यादा। फिर हमने टेम्परेचर देखा, एक लो टेम्परेचर पे एक हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद हमने देखा एक्टिवेशन एनर्जी का फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में ये सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है। ये डिफरेंस हो गया आपका फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में। आ गए मेरे नन्हे मुन्ने काले पीलों? बोलो आ गए। चलो जी, फिर आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात करता हूं स्पेसिफिसिटी के बारे में। स्पेसिफिसिटी, ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन कोई स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो भी एड्सॉर्बेट आ रहा है भैया, ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होगा, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। लेकिन याद रखना, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा मेरे बच्चों, तो याद रखना इट इज हाईली स्पेसिफिक। एक गिवन एड्सॉर्बेंट के ऊपर एक कंडीशनल या गिवन एड्सॉर्बेट ही आके जुड़ सकता है, और जब केमिकल बॉन्ड बनेगा हर कोई आके नहीं जुड़ सकता। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे मुझे अगर कोई लड़की पसंद आई, सुनो तो मेरी एक चॉइस होगी। अगर मेरी चॉइस है, पर्टिकुलर चॉइस है कि मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए, मम्मा मेरे को इसी से शादी करनी है, तो वो मेरा केमिकल बॉन्ड बन रहा है, उसके साथ ट्यूनिंग जम गई ना, हमारी केमिस्ट्री मैच हो गई ना। तो समझना, जब भी हर कोई तो मुझे पसंद नहीं आ जाएगी ना, तो यही होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। इट इज हाईली स्पेसिफिक। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। चलो लेयर, अभी मैं बताऊं कि ये मल्टी लेयर्ड होता है, मतलब ये मान लीजिए
बेंट है तो इसके ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल आके बहुत सारी मल्टी लेयर्ड आपको देखने मिलेगा। ये मल्टी लेयर्ड आपको देखने मिलेगा। डायग्राम बना लिया करना जो मैं बनाता हूं। ये यूनी लेयर्ड होता है ड्यू टू केमिकल बॉन्ड। मैंने अभी इसे बना के दिखाया था, आप लोगों ने देखा था। ये एडजॉर्बेट है और एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेट है। इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो ये यूनी लेयर्ड देखने मिलेगा। कैसा देखने मिलेगा? यूनी लेयर्ड देखने मिलेगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये यूनी लेयर्ड आपको देखने मिलेगा। चलो ठीक है सर। सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया की बात करूं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप भैया चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाएं चाहे केमिकल एड्सॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाएं, आप जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे इंक्रीज रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे ही आपने सरफेस एरिया बढ़ाया तो भैया रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। सेम केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी इंक्रीज रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। आप सरफेस एरिया बढ़ाते गए, फ्री वैलेंसीज बढ़ती गई तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो सरफेस एरिया बढ़ाने पे बढ़ता है। रिवर्सिबिलिटी, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है भैया, ठीक है। वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स काम कर रहा है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुआ वो डिसॉल्व भी हो सकता है, डिसॉल्व भी हो सकता है, लेकिन ये नॉन रिवर्सिबल होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। एक बार बॉन्ड बन गया, एक बार मैंने तेरे को पसंद कर लिया तो कर लिया। दिस इज नॉन रिवर्सिबल इन नेचर, दिस इज नॉन रिवर्सिबल इन नेचर। लास्ट पॉइंट आखिरी के दो याद रखना। डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, डेल जी अभी मैंने बताया था गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। और डेल एस क्या होता है मेरे बच्चों? अभी मैंने बताया था एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी होता है। गिब्स फ्री एनर्जी कैसी आती है? इसमें भी नेगेटिव आती है, इसमें भी नेगेटिव आती है, दोनों की बात कर लें। और अगर आप एंट्रोपी की बात करेंगे, ये भी नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव होती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होती जाती है? वक्त के साथ घटती जाती है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मारो, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मारो। मार लिया, मार लिया मेरे नन्हे मुन्ने काले पीलो। चलो 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 चलो, नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी, नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी। देखिएगा स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। नेक्स्ट कहानी देखिएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और यही थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट के तौर पे आता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। ये नीट और जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आपसे पहले ही कहा जो पढ़ा रहा हूं नीट और जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दो ही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच गए हैं, ठीक है। तो समझना फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसी ही को अपन एक और नाम देते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? फिजिकल एड्सॉर्प्शन अपन ने देखा। आइसोथर्म मतलब क्या है? टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख रहे हो। आइसोथर्म का मतलब क्या है बेटा? बहुत सिंपल तरीके से जाता हूं, टेम्परेचर आप क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं, तापमान स्थिर होना चाहिए। फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब लॉजिक समझना, मेरा ये एड्सॉर्बेंट है, वाह 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 वाह, ये मेरा एड्सॉर्बेंट है और इसके ऊपर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होता है। ये मेरा एड्सॉर्बेंट है और इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहा है, मतलब वो एड्सॉर्ब बैठ रहा है तो एड्सॉर्बेट है। ये तो बार बार रटा चुका हूं, तो समझना अगर x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट का, समझना जी, जो एड्सॉर्बेट है इसका मास अगर x है और पर यूनिट मास में अगर मैं बात करूं तो m है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। मास क्या है? एड्सॉर्बेंट का m है, मैंने मान लिया। तो समझना x बाय m क्या हुआ? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है, x बाय m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पर यूनिट ग्राम की बात कर रहे हैं। कोई गैस एड्सॉर्ब हो रही है, एड्सॉर्बेट जैसा काम कर रही है, लेकिन एड्सॉर्बेंट जो हम ले रहे हैं उसका पर यूनिट ग्राम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पर यूनिट ग्राम ले रहे हैं। ज्यादा एरिया में नहीं करेंगे, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए हमने x बाय m क्या बोला? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। बोलो लॉजिक समझ आ गया? x क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेट, m क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, और x बाय m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। भूले ना? भूले तो नहीं, पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर सो गए होगे वहां कोने में, तुम लोग पढ़ते पढ़ते उठ जाओ, x बाय m मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, ठीक है। चलो, और अगर मैं x बाय m, समझना, ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, यहां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही कहा, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट x बाय m और p मतलब प्रेशर। टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है ना, टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, एंड प्रेशर के बीच में कोई भी ग्राफ अभी बनाएंगे ना तो उसे हम कहेंगे फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म।
उसे हम कहेंगे फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें हम 3 कंडीशन देखेंगे कि भैया लो टेम्परेचर पे आपको क्या कहानी देखने मिलती है, सॉरी लो प्रेशर पे क्या कहानी देखने मिलती है, हाई प्रेशर पे क्या कहानी देखने मिलती है, और इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या कहानी देखने मिलती है। व्हाट इज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? इट इज नथिंग बट अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जहां x/m और p के बीच का जब ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो ये अपने को इक्वेशन मिलती है। वो इक्वेशन क्या है अपन अब बात करते हैं, वो इक्वेशन क्या है अपन अब बात करते हैं। समझना जी, समझना। चलो बढ़ाता हूं कहानी को, लॉजिक समझना। सबसे पहले हमने लिया लो प्रेशर। कैसा लिया हमने? लो प्रेशर लिया। लॉजिक समझना। इसको काट दो, मैं अपने शब्दों में बता देता हूं आप लोगों को, रुक जाओ, इसको काट दो। अगर x/m मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट है और P प्रेशर है, तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये किसके बराबर हो गया? K कोई कांस्टेंट और P Kp के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? Kp के बराबर हो गया। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो Kp के बराबर हो गया। अगर मैं x/m को बनाऊं y एक्सिस पे और प्रेशर को बनाऊं x एक्सिस पे, तो ये मेरा स्लोप जाएगा, और स्लोप किसके बराबर होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। y = mx वाला स्लोप स्ट्रेट लाइन, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? K को रिप्रेजेंट करेगा। प्लीज आइए यहां तक। ये लो प्रेशर पे है, याद रखना। लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर x/m is directly proportional to pressure. What is the meaning of it? लॉजिक समझना मेरे बच्चों। आप किसी एड्सॉर्बेंट पे इनिशियल कहानी है, एड्सॉर्बेंट पे लो प्रेशर पे किसी गैस को एड्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो x/m भी, मतलब मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट बढ़ता जाएगा। आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे x/m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी लो प्रेशर पे, अभी प्रेशर अपन ने इंटरमीडिएट या हाई प्रेशर नहीं देखा, जस्ट इनिशियल प्रेशर देखा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे, अभी कहानी मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट बढ़ती जाएगी। बोलो क्लियर हो गया? इसीलिए ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। आओ यहां तक, प्लीज मारो स्क्रीनशॉट इसका, प्लीज मार लो स्क्रीनशॉट इसका। मार लिया। चलो नेक्स्ट कहानी देखना, मेरी जुबानी देखना। नेक्स्ट कहानी है अपनी एट हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। अगर आप वेरी हाई प्रेशर पे बात करोगे तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? एट वेरी हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर P है अपने पास, x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मतलब अब अगर आप किसी एड्सॉर्बेंट पे गैस, जो भी पर यूनिट ग्राम में आप देखेंगे जो भी गैस एड्सॉर्ब होगी, वो x/m, अब आप कितना ही प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट बात। बोलो क्लियर हो गया? पहले इससे भी नोट डाउन कर लो कि हाई प्रेशर पे क्या हुआ। हाई प्रेशर इतना कर दिया आपने, अब प्रेशर बढ़ाने से आपकी गैस एड्सॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि सारी वैलेंसीज कैसी हो चुकी होंगी? फुलफिल हो चुकी होंगी। लॉजिक समझते हुए चलो मेरे बच्चों। एड्सॉर्प्शन मेनली फ्री वैलेंसीज या अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से होता है, लेकिन इतना प्रेशर हो गया, इनिशियली तो आपने प्रेशर बढ़ाया, गैस एड्सॉर्ब होती गई, लेकिन ज्यादा प्रेशर कर दिया तो अब आपकी गैस एड्सॉर्ब नहीं होगी। चलो, ये तो लो और हाई के बीच की कहानी, लो और हाई की कहानी थी। इसके बीच में जो इंटरमीडिएट प्रेशर होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। at intermediate pressure, this is very important, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1/n के। x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1/n के। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया हमने, तो हमारे पास कांस्टेंट आया k, और p की पावर 1/n। बोलो क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत? अब मैं इसी को सॉल्व करने जा रहा हूं। अभी हम इंटरमीडिएट प्रेशर की बात कर रहे हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूं। मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है, x/m मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब, क्लास में याद करते चलो, पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया k, p की पावर 1/n। ये जो 1/n की वैल्यू होती है ना मेरे बच्चों, वो 0 से लेके 1 तक होती है। ये चीज दिमाग में सेट कर डालो, 0 से लेके 1 तक होती है। चलो ठीक है सर। अब मैंने लॉग लिया दोनों साइड, तो ये हो गया log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p।
log p। आ गई कहानी समझ? ये बहुत प्यारी इक्वेशन अब भी नीट में 2 साल पहले आई है। log x by m इज इक्वल टू log k 1 by n log p। अगर log x by m को मैंने y एक्सिस पे रखा, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, और प्रेशर के बीच का ग्राफ हमेशा बनाते हैं, मैंने अभी कहा ना x by m और प्रेशर के बीच जब भी ग्राफ बनेगा वो हमको फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देगा। इसको मैंने रखा x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन आपको देखने मिली। y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन आपको देखने मिली, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा विथ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, समझना। y एक्सिस पे मैंने रखा log x by m, यस सर, log x by m। x एक्सिस पे मैंने क्या रखा? x एक्सिस पे मैंने क्या रखा सर? log p रखा। तो सर जो स्लोप आएगा वो ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप सर m के बराबर होता है, और m की वैल्यू कितनी है? 1 by n है। कितनी है? 1 by n है। यस सर, बिल्कुल सही है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, जहां ये कट कर रहा है, ये अपने इंटरसेप्ट c को रिप्रेजेंट करेगा, और वो किसके बराबर है सर? वो log k के बराबर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कहानी थी इंटरमीडिएट प्रेशर की। लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट प्रेशर पे log x मतलब x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n। 1 बाय n की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मारो। बेटा जितना कर रहा है अपन उसे बेस्ट तरीके से करते हुए चलना, ना डरना ना घबराना। कहानी को एकदम ऐसे करना है कि समा बंध जाए, एक के बाद एक। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कोलॉइड आएगा, याद रखना। पार्ट 2 में क्या आएगा? कोलॉइड आएगा। ठीक है, चलो जी, चलो हो गया, बढ़ जाएं आगे। सिस्टमैटिक तरीके से कर लिया। यही ग्राफ नीट में पूछा जा चुका है, PYQs अगर आप देखेंगे नीट के और जेई के, तो ये पूछा जा चुका है नीट में। ठीक है, जल्दी आइए। तो अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो अनुराग सर के नोट्स एकदम खतरनाक तरीके से आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप स्कूल एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं तो सब कुछ परफेक्ट है अपना, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहानी। ठीक है, सेम यही कहानी है। ठीक है, अब बढ़ाते हैं। अब अपन देखते हैं एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। क्या देखते हैं अपन? एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। समझना, हेडिंग डालना एडजॉर्प्शन। अभी हम गैसों का देख रहे थे, फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अभी हमने जो एडजॉर्बेंट लिया था उसके ऊपर एडजॉर्बेट जो था वो गैस थी। अब हम देख रहे हैं सॉलिड सरफेस कैन ऑल्सो एडजॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूट को एडजॉर्ब करवाने वाले हैं सॉल्यूशन में। तो फॉर एग्जांपल, इसके परफेक्ट एग्जांपल समझते हुए चलना, अब हम सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन देखने जा रहे हैं मेरे बच्चों, लिक्विड फेज में एडजॉर्प्शन देखने जा रहे हैं। लॉजिक समझना, जब आपने एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, उसको आपने किसी कंटेनर में रखा। लॉजिक समझना, ये मेरा कोई कंटेनर है, इसमें मैंने एसिटिक एसिड डाला, इसमें मैंने एसिटिक एसिड डाला, और मैंने चारकोल डाल दिया। क्या डाल दिया? चारकोल डाल दिया। ये चारकोल डाल दिया। अब मेरा जो चारकोल होता है बेटा, ये चीज़ों को एडजॉर्ब करने का काम करता है। ये एडजॉर्बेट जैसा काम करेगा। किसके जैसा काम करेगा? एडजॉर्बेट जैसा। और जो एडजॉर्ब होगा वो सॉरी उल्टा लिख दिया। जो मेरा चारकोल होगा वो एडजॉर्बेंट जैसा काम करेगा, और ये जो एडजॉर्ब होगा ये एडजॉर्बेट जैसा काम करेगा। तो होगा क्या? जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल होंगे वो चारकोल पे एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। किस पे एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे? चारकोल पे। तो लॉजिक समझना, जब एसिटिक एसिड को शेक करते हैं अपन चारकोल के साथ, सम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब ऑन द चारकोल। ये आपका एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज का एग्जांपल हुआ। सिमिलरली अगर लिटमस सॉल्यूशन लिया, लिटमस एक कलर शो करता है, आपको पता होगा इंडिकेटर के तौर पे इसका यूज किया जाता है। अगर आपने लिटमस सॉल्यूशन लिया, उसको शेक करा चारकोल के साथ, किसके साथ शेक करा? चारकोल के साथ शेक करा,
तो जो कलर था वो गया, गायब हो गया और कंपाउंड हो गया कलरलेस, बिकॉज डाई ऑफ लिटमस एब्जॉर्ब बाय द चारकोल। अगर आपने चारकोल लिया तो ये जो डाई के पार्टिकल होंगे वो चारकोल के ऊपर क्या हो जाएंगे, चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये था एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अब समझना, द आइसोथर्म फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसके लिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बनाने की कोशिश करें तो गैसों के लिए तो हमने बना लिया, क्या लिक्विड के लिए बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं। लेकिन जहां प्रेशर लिया था उसके बदले में गैसों में प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप बात करेंगे सॉल्यूशन फेज में तो यहां तो कंसंट्रेशन होता है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आता है। तो समझना, द आइसोथर्म फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर हम आइसोथर्म बनाएं फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन इज सिमिलर एज गैसेस, सिमिलर एज गैसेस। लॉजिक बहुत क्लियर है और बहुत सिंपल सा है। द आइसोथर्म फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन इज सिमिलर एज गैसेस। अगर x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। वहां x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n पे डिपेंड कर रहा था। चलो यहां पे मैं जैसे x बाय m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1 बाय n था ना, यहां भी मैं 1 बाय n कर दे रहा हूं और log लूंगा अगर मैं दोनों साइड, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, log x बाय m इज इक्वल टू log k 1 प्लस n log c। c अपना क्या है, कंसंट्रेशन है। तो सिंपल सी कहानी थी बेटा अपनी, जैसे अपन ने वहां देखा अपन ने यहां भी देख लिया सॉल्यूशन फेज में। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मार लो, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मार लो। कहानी एकदम अपन ने सिंपल तरीके से कर दिया। फिर कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। मार लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएं आगे, बढ़ा दे कहानी को आगे। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट कहानी देखिएगा मेरी, नेक्स्ट कहानी देखिएगा मेरी। नेक्स्ट कहानी है अपनी एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप चलो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट जेई या स्कूल एजुकेशन की, एप्लीकेशन क्या है एड्सॉर्प्शन के, समझना भाई। सबसे पहला, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, मतलब आपको सारी गैसों को एड्सॉर्ब कराना पड़ेगा किसी ना किसी चीज पे, तो आप सबसे बेस्ट तरीके से भैया किसका यूज कर सकते हैं, चारकोल का यूज कर सकते हैं। चारकोल इज यूज टू क्रिएट हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा, जितनी भी गैसें हैं वो चारकोल के ऊपर ऐसे एड्सॉर्ब हो जाएंगी और हाई वैक्यूम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम या प्रोडक्शन इन हाई वैक्यूम। चलो ठीक है, ओह सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। दूसरा है गैस मास्क। आप लोगों ने कभी, अगर आप कहीं कोल माइंस पे गए होंगे, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में तो बहुत दिखाता था, कोल माइंस में नीचे जाते जाते हैं और कुछ लोग मास्क पहनते हैं एक अजीब सा, उस मास्क का ऐसा मुंह सा निकला रहता है, उस मास्क में बेटा भरा जाता है एक्टिवेटेड चारकोल। वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जब आप गहराई पे जाते हैं तो बेटा बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। हार्मफुल गैसेस होंगी तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा मास्क दिया जाता है कि वो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर सके। तो उस मास्क में आप एक्टिवेटेड चारकोल का यूज कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ एक्टिवेटेड चारकोल is used for breathing in coal mines। किसमें ब्रीथ करने में यूज होता है, breathing in coal mines which absorb poisonous gases। जो poisonous gases को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। पहला क्या हो गया, हाई वैक्यूम क्रिएट करने में, दूसरा क्या हो गया, गैस मास्क में। तीसरी बात करूंगा कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। आपको ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है। मैं कितनी बार अभी तक कह चुका हूं कि आप जब नई नई मिल्टन की बॉटल खरीदते हैं, मिल्टन ही मेरे को याद आता है कि मेरे घर में मैंने एक आधी बॉटल देखी मिल्टन की, मतलब मैंने घर में जो ब्रांड देखा एक आधी वो मिल्टन का देखा है। तो जो मिल्टन की बॉटल होती है जब हम खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर सिलिका जेल होता है, मॉइस्चर हो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि अंदर कोई फंगस नहीं लग पाएगी, कोई बदबू सी नहीं आएगी, ऑर्डर जो होगी वो नहीं आएगी, वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए आप सिलिका जेल का यूज करते हैं। तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट। किसके जैसे यूज करते हैं, एड्सॉर्बेंट जैसे यूज करते हैं फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, ताकि आप मॉइस्चर को कंट्रोल कर सके और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकें। ठीक है सर, पहला क्या हो गया, क्लास में याद करना है अपने को। पहला क्या हो गया सर, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर, सॉरी पहला क्या हो गया, हाई वैक्यूम क्रिएट करने में। दूसरा क्या हो गया, गैस मास्क में जो आप कोल माइंस में उतर रहे हैं। तीसरा क्या हो गया, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में। चौथा
रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। अगर आपको ये सब अपन देख चुके हैं, रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। आप एनिमल चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल बनता कैसे, आप हड्डियों को जला दो, जला हुआ सब्सटेंस चारकोल कहलाएगा। आप नारियल का जो खोखा है उसको जला दो, जला हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा, आपको चारकोल कहलाएगा। तो जो एनिमल चारकोल होता है वो रिमूव कर देता है आपके सॉल्यूशन से कलर को बाय एब्जॉर्बिंग द डाई या इंप्यूरिटीज। तो आप कैसा रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, अगर आपको कलरिंग मैटर को हटाना है तो आप एनिमल चारकोल का यूज कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। अब लॉजिक सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट देखते हैं या ट्रांजिशनल एलिमेंट देखते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट की एक खूबी होती है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और अपने ऊपर वो जो फ्री वैलेंसीज हैं, समझ रहे हो ना, फ्री वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसीज, क्योंकि n-1d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और ns2 इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए वो बहुत सारी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और उस फ्री वैलेंसीज के ऊपर रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट एक अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। तो समझना, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसीलिए जो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होते हैं, हेट्रोजीनस का मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना हो। रिएक्टेंट अगर गैसियस है तो आपका कैटलिस्ट सॉलिड हो जाए, कैटलिस्ट सॉलिड हो जाए, कैटलिस्ट सॉलिड होगा तो गैसों को क्या कर लेगा, अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा। तो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट जो होते हैं वो एड्सॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। फ्री वैलेंसीज होती हैं कैटलिस्ट के ऊपर, उसके ऊपर वो रिएक्टेंट को क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे आयरन, आयरन का यूज किया जाता है हैबर प्रोसेस में। किसमें यूज किया जाता है? आयरन का हैबर प्रोसेस में यूज किया जाता है अमोनिया बनाने की। क्या होती है हैबर प्रोसेस, आप लोगों को पता होगा, N2 गैस, ठीक है, प्लस 3H2 गैस, 3H2 गैस कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 2NH3 में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में, ये भी गैस। लेकिन आप हेट्रोजीनस क्यों कह रहा हूं, आयरन जो ले रहे हो, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं है, आयरन सॉलिड स्टेट में लेते हैं। आजकल आयरन ऑक्साइड भी यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन आयरन क्या करेगा, रिएक्टेंट को अपने ऊपर एब्सॉर्ब करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। बोलो क्लियर है? और रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट का काम क्या है, वो तो एज इट इज अनचेंज निकल जाता है। तो आयरन इन हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया। इसके अलावा निकल इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, निकल पैलेडियम और प्लैटिनम क्या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं। बोलो क्लियर है? अपने ऊपर हाइड्रोजन गैस को ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं। बोलो क्लियर हो गया? ये इसके एप्लीकेशन थे। अभी 5 एप्लीकेशन देखे, अभी और कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन डरना नहीं है ना घबराना है, एकदम सिंपल तरीके से कहानी को करते चले जाना है। क्या आप नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? क्या नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? अगर कर लिया तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं, समझिएगा। अगर कर लिया तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं, समझिएगा, 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 देखिएगा। नेक्स्ट कहानी मेरी अगला एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, समझना भाई। इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेटॉन, ठीक है। अगर आप किसी एड्सॉर्बेंट के ऊपर गैसेस को एड्सॉर्ब कराने की कोशिश करें तो सारी गैसों का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग होता है। और अगर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग है, मतलब इस बेसिस पे हम गैसों को सेपरेट कर सकते हैं। किस बेसिस पे बोला? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे। लॉजिक समझना मेरे बच्चों, ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन। किसके डिफरेंस देखेंगे आप? डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन या रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन में देखेंगे ऑफ गैसेस बाय चारकोल, चारकोल के ऊपर अपन एड्सॉर्ब करवाते हैं, अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड। इससे आप मिक्सचर ऑफ नोबल गैस सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है सर। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जो कि सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन में यूज होती है, कंसंट्रेशन में यूज होती है। मेटलर्जी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जितने भी लो ग्रेड के सल्फाइड ओर होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि सल्फाइड ओर के लिए कंसंट्रेशन अगर अपन करना है तो कौन सी मेथड यूज करते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं। जितने भी लो ग्रेड सल्फाइड ओर हैं इस कंसंट्रेटेड by separating it from silica and other earthy metal by this method using pine oil and frothing agent। आप पाइन ऑयल और फ्रोथिंग एजेंट यूज कर सकते हैं और ओर को अलग कर सकते हैं मिट्टी से। किससे? मिट्टी से। और जितने भी आपकी सिलिका मतलब रेत से अलग कर सकते हैं। तो समझ आया? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में अगर आप ओर का कंसंट्रेशन करना चाह रहे हैं, मतलब ओर एक साइड करना चाह रहे हैं, तो आप पाइन ऑयल ले सकते हैं। उससे क्या होगा बेटा, अपना ओर उधर साइड चला जाएगा, और किसके? पाइन ऑयल के साथ चला जाएगा, और जितना भी अर्थी मैटर है या सिलिका है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है, डरना नहीं है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड अपन डिटेल में देखेंगे। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स समझना।
कुछ डाई होती हैं सच एज इयोसिन या फ्लोरेसिन, ठीक है, आर यूज एज अ एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर के तौर पे किसका यूज किया जाता है। मैं आपको हिंट दे देता हूं हमेशा क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। कुछ डाई जैसे इयोसिन या फ्लोरेसिन जो डाई होती है वो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर के तौर पे यूज की जाती है बाय प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक कलर कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट पे कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगी, इसीलिए आप एड्सॉर्प्शन के इंडिकेटर के तौर पे कुछ डाई का यूज कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, अगर आप किस सब्सटेंस का क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस कर रहे हैं वो भी किस पे बेस्ड है, एडसॉर्प्शन पे ही बेस्ड है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एडसॉर्प्शन। बोलो क्लियर हो गई कहानी, क्लियर हो गई कहानी। अगर कहानी क्लियर हो गई तो अपन ने इसे अपने सिंपलेस्ट शब्दों में आप लोगों तक ला दिया। ये सारे 9 या 10 जो मैंने एप्लीकेशन कराए ये एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशन थे। क्या कहानी दिमाग में चढ़ गई, क्या कहानी दिमाग में चढ़ गई? अगर चढ़ गई तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं और नई बात करता हूं, समझिएगा। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे, देखिएगा नेक्स्ट कहानी। मारा स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट मार लो, अगर मार लिया तो नई कहानी देखना। अब अपन बात करते हैं एड्सॉर्प्शन खत्म, एड्सॉर्प्शन सब खत्म, फ्रेंडली का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, सॉल्यूशन फेज में एड्सॉर्प्शन कैसे होता है, वो ग्राफ कैसे आता है, x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n, दोनों साइड लॉग लिया तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ठीक है। ये सारी कहानी को अपन ने डिटेल में देख लिया। अब अपन बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में, समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट। मैं अभी आपकी लाइफ में कैटलिस्ट हूं। कैसे? मैं आता हूं, जब भी मेरा लेक्चर आता है आपकी पढ़ाई का रेट बढ़ता है, आपकी पढ़ाई का रेट बढ़ा, ठीक है, आपने लेक्चर देखा, मैंने लेक्चर दिया और मैं निकल गया। मैं आज आपको दे रहा हूं लेक्चर, कल दूसरे बच्चों को लेक्चर लूंगा, मैं मतलब पढ़ाई करवाऊंगा, मैं टीचर हूं। मैं आपकी जिंदगी में कैटलिस्ट का काम करता हूं जो आपकी रेट ऑफ पढ़ाई को बढ़ा देता है। बेटा हर एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के जीवन में कैटलिस्ट होता है। एवरी टीचर इज अ कैटलिस्ट इन स्टूडेंट्स लाइफ। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट की पढ़ाई के रेट को बढ़ा देता है। वैसे ही ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जो डिस्कवरी की थी वो की थी बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने। किसने की थी? बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने कैटलिस्ट की डिस्कवरी की थी। क्या है डेफिनेशन समझना, ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर दे, एंड केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली। समझना मैंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ाने के बाद एज इट इज ही रहूंगा अगले साल भी। एंड केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली रिमेन अनचेंज। कैसा होता है? रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन इज नोन एज अ कैटलिस्ट एंड द फिनोमेना इज नोन एज अ कैटालिसिस। और ये फिनोमेना क्या कहलाती है? अपनी कैटालिसिस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 2KClO3 है, जैसे मैंने ग्रुप 15 एलिमेंट जब आपको पढ़ा रहा था तो क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट का यूज किया जाता है ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन में, मैंने यह चीज आप लोगों को बताई थी। तो ये जो पोटेशियम क्लोरेट है इस पे अगर आपने MnO2 डाला, MnO2 इज अवर कैटलिस्ट, MnO2 इज अवर कैटलिस्ट, ये क्या करेगा? 2KCl बना देगा और 3O2 निकाल देगा। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी चीज कहां काम आ जाए ये अपन कुछ कह नहीं सकते। अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए मैं इधर और उधर कनेक्ट करते हुए चलता हूं। इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं, चीज़ों को हमेशा कनेक्ट करके चलो, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। यहाँ MnO2 कैटलिस्ट है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन है। लॉजिक समझना, यहाँ क्लोरेट MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में KCl और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। अब कुछ होते हैं कैटालिटिक प्रमोटर, कुछ होते हैं कैटालिटिक पॉइजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटालिटिक प्रमोटर? इसको मैं सिंपल भाषा में कहूं, अपन केमिस्ट्री नहीं देखते हैं, अपन सिंपल भाषा में जाते हैं। क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपकी जिंदगी में कैटलिस्ट हूं, लेकिन यार कई बार लाइफ में इतना स्ट्रगल आता है। एवरीवन हैज इट्स ओन स्ट्रगल, मेरी भी लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, ठीक है। मैं खुद कभी दुखी हो जाता हूं, मैं कैटलिस्ट हूं, मैं भी कभी दुखी हो जाता हूं, तो मुझे प्रमोट करने के लिए मेरी माँ हमेशा रहती है। मैं आपकी लाइफ का कैटलिस्ट हूं, लेकिन मुझे भी प्रमोट करने के लिए मेरी माँ हमेशा खड़ी रहती हैं। वो कहती हैं बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी में सब कुछ बेटर हो जाएगा। वो मेरे लिए कैटालिटिक प्रमोटर। तो वैसे ही कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैटालिटिक प्रमोटर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल सहित मैं आप लोगों को बताऊंगा कैटालिटिक प्रमोटर क्या चीज होती है। हर कॉन्सेप्ट समझते चलना, पूरी NCERT छान मारी है मैंने।
प्रमोटर आर सब्सटेंसेस, ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जो इनहांस कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। किसकी एक्टिविटी को इनहांस कर देते हैं? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहांस कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। जैसे अगर आपने हैबर प्रोसेस देखी होगी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस आपस में मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं, इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है, लेकिन मॉलिब्डेनम, जैसे मैंने बताया ना, मॉम प्रमोटर का काम करती है, तो याद रखने का तरीका, मॉम जो होती है प्रमोटर होती है, मॉम इज अ प्रमोटर, मॉम इज अ प्रमोटर, इससे आप याद रख सकते हैं। और ये अपने ट्रिक्स और जिंगल्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके दिमाग में बैठते हैं कि नहीं। ट्रिक्स और जिंगल्स जितनी मैं बताता हूं आपके दिमाग में बैठती हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो। कौन कहता है चीजें याद नहीं होती? एक बार अनुराग सर से पढ़ के देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूं, इसी बात पे मैग्नेट ब्रेन अब भी एक बच्चा 10 बच्चों तक शेयर करो, वीडियो हर जगह पहुंचना चाहिए। मेरे लाल दुलारे हो तुम लोग, एकदम बने रहना है ऐसे ही। हम आगे बढ़ेंगे, तुम आगे बढ़ोगे, मैग्नेट ब्रेन आगे बढ़ेगा। बोलो क्लियर है? चलो जी, तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 गैस में। इसमें आयरन कैटलिस्ट का काम करता है और मॉलिब्डेनम किसका काम करता है? प्रमोटर का काम करता है। बोलो कहानी क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं। प्लीज कैटलिस्ट का बेसिक आप लोगों के दिमाग में चढ़ चुका होगा। बढ़ाऊं कहानी को आगे, बढ़ा दूं कहानी को आगे, देखना जी, देखना जी, देखना जी। नेक्स्ट कहानी, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिया ना। अब नेक्स्ट कहानी देखिएगा, कैटालिटिक पॉइजन। अब क्या है, मैं अपनी लाइफ में, मैं आपकी लाइफ में कैटलिस्ट हूं जो आपकी पढ़ाई के रेट को बढ़ा रहा है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे कह दूं, मेरी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे को मेंटली डिप्रेस करते होंगे। मतलब उन लोगों से मिलके ही मुझे लगता है, हो सकता है कि कोई मेरे दुश्मन हो, या कुछ लोग इरिटेंट काइंड ऑफ लगते हैं ना, कि यार मेरी लाइफ में इरिटेट करता है मुझे। तो ऐसे लोग जो मेरी एक्टिविटी को कम करें, मैं आपको पढ़ाने आ रहा था, उन्हें मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब यार वो मेरे लिए पॉइजन है। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी को कैटलिस्ट की, उन्हें कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन। क्या डिफरेंस क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। चलो अब अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। ठीक है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था कि जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फिजिकल स्टेट में पाए जा रहे हैं तो वो है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट गैसियस हो सकता है। लेकिन होमो, होमो मतलब क्या? होमो मतलब एक जैसा, होमो, होमो, होमो मतलब एक जैसा, एक जैसा, समझना जी। होमो मतलब एक जैसा, तो होमोजीनस कैटलिस्ट, ठीक है, लड़के की जोड़ी हमेशा लड़की के साथ बनती है, लेकिन अगर लड़के और लड़के की जोड़ी बन जाए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस तो होते हैं, लड़के और लड़के की जोड़ी बन जाए तो हम बोल देंगे वो होमो है। समझ रहे हो ना? सिंपल सी कहानी है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो होमोजीनस कैटलिस्ट, व्हेन द रिएक्शन नहीं, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, दोनों सेम फेज में हो, इधर लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, देन कैटलिस्ट इज नोन एज होमोजीनस कैटलिस्ट। सिंपल सी कहानी है, जैसे लेड चैम्बर प्रोसेस, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी। कंपटीशन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया हो सकती है, स्कूल एजुकेशन पे तो डेफिनेशन लिखना है, एग्जांपल लिखना है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से लेड चैम्बर प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। SO2 और O2 जब NO कैटलिस्ट लिया आपने और SO3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये कहलाता है अपना, ये कहलाता है अपना भैया, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, सारी चीजें गैसियस हैं, तो भैया हम बोल देंगे होमोजीनस कैटलिस्ट है। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, दिस इज मिथाइल, मिथाइल ग्रुप, और ये COO ग्रुप जब भी आता है, ठीक है, तो एस्टर ग्रुप होता है, दिस इज मिथाइल एसीटेट, C2H5 की वजह से एसीटेट, मिथाइल एसीटेट लिक्विड, आपने पानी लिक्विड डाला, आपने HCl एज अ कैटलिस्ट यूज करा लिक्विड स्टेट में, आपको क्या मिल गया? इसका हाइड्रोलिसिस करो, CH3CO OH इधर और H इधर, आपको मिल गया एसिटिक एसिड, आपको मिल गया एसिटिक एसिड, वो भी लिक्विड स्टेट में है, आपको मिल गया इथाइल अल्कोहल, आपको मिल गया इथाइल अल्कोहल, वो भी लिक्विड स्टेट में है। मतलब मैं कह सकता हूं जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट चाहे वो गैसियस हो चाहे लिक्विड स्टेट में पाए जा रहे हों, अगर सेम फेज में पाए जाएंगे तो उसे कहेंगे होमोजीनस कैटलिस्ट। उसे हम क्या नाम देंगे? उसे नाम देंगे होमोजीनस कैटलिस्ट। क्या आसान कहानी है मेरे बच्चों? क्या आसान कहानी है मेरे बच्चों? अगर आसान कहानी है तो आगे बढ़ जाऊं, अगर आसान कहानी है तो आगे बढ़ जाऊं। क्या होमोजीनस कैटलिस्ट आप लोगों ने देख लिया? क्या देख लिया? बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे, देखिएगा नई कहानी, नई कहानी देखिएगा, देखिएगा नई कहानी। चलो नेक्स्ट कहानी के बारे में प्लीज स्क्रीनशॉट मारो।
अब बात करते हैं और एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। शुगर क्या होता है अपना C12H22O11, जिसे अपन जनरली केन शुगर भी कहते हैं, गन्ने से निकलती है, केन शुगर भी कहते हैं। अगर इस पे आपने पानी से इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो और H2SO4 रिएक्शन के एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, आपका बनेगा ग्लूकोज और आपका बनेगा फ्रक्टोज, सब लिक्विड स्टेट में पाए जा रहे हैं। तो कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब सेम स्टेट में है, तो उसे हम बोल देंगे होमोजीनस कैटलिस्ट। बोलो क्लियर हो गया। सबसे पहले आपने लेड चैम्बर प्रोसेस देखी, दूसरा आपने किसका देखा, दूसरा आपने मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस देख लिया, तीसरा आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर देख लिया। अब मैं बात करता हूं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के बारे में। किसके बारे में? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के बारे में बात करता हूं। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में पाए जाए। हाँ जी हाँ, डिफरेंट फेज में पाए जाए। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में पाए जाए, मजे करके पढ़ो यार, डिफरेंट फेज में पाए जाए, देन द कैटलिस्ट इज नोन एज अ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। याद करने का बहुत है, लेकिन अपन सिंपलेस्ट तरीके से याद कराते हुए चलेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, ठीक है। जैसे SO2 गैस, सॉरी, और O2 गैस भी आएगा, O2 गैस भी आएगा, प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में SO3 गैस में कन्वर्ट हो, तो आप देख पा रहे होंगे ये गैस, ये गैस, ये गैस, लेकिन प्लैटिनम कैसा है, अपना सॉलिड है, तो हम कह देते हैं ये कैसा है, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है। कैसा है? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल, हैबर प्रोसेस में आप देखे थे N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 गैस में, लेकिन आयरन या आयरन ऑक्साइड ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अपने डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट है। मतलब ये किसका एग्जांपल है? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। जल्दी बोलो, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट किसका मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं? ये कॉन्सेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड होते हैं, अपनी फ्री वैलेंसीज की वजह से, या मैं कह दूं अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से रिएक्टेंट को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या कहानी क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो भैया मारो स्क्रीनशॉट, बोलो जय सिया राम और मारो स्क्रीनशॉट। एक ही नाम एक ही काम, है ना, समझ गए ना? चलो नेक्स्ट कहानी ये हो गया हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, हैबर प्रोसेस, सब चीजें अपन ने देख ली। नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में। ओस्टवाल्ड प्रोसेस याद रखना, जब 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 4 NO गैस और 6 H2O देते हैं, तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, 4 5 4 6, इसको बैलेंसिंग के साथ याद रखना, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है। तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्लैटिनम सॉलिड की प्रेजेंस में 4 NO गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो और 6 H2O गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम कह देते हैं ये रिएक्शन कैसी है भैया? ये रिएक्शन है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जिसमें रिएक्टेंट, ये भी गैसियस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेट में नहीं है, मतलब ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। सेम हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, अगर आपने वेजिटेबल ऑयल लिया अनसैचुरेटेड कैसा लिया? अनसैचुरेट, और उसमें आपने हाइड्रोजन गैस पास करी और निकल सॉलिड कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है, तो आपका बनेगा डालडा या वेजिटेबल घी। इसमें निकल किस फॉर्म में पाया जा रहा है? आप देख सकते हैं सॉलिड, हाइड्रोजन गैस और वेजिटेबल ऑयल लिक्विड, सारे के सारे डिफरेंट फेजेस में पाए जा रहे हैं, मतलब ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। क्या कहानी सिंपल है? ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। तो सर हमने पूरा कैटलिस्ट की कहानी को, होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, कैटालिटिक पॉइजन क्या है, कैटालिटिक प्रमोटर क्या है, विद परफेक्ट एग्जांपल पूरी एनसीईआरटी को डिकोड करते हुए खत्म कर दिया, ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा कि एनसीईआरटी पढ़ो, मैं एक ही बात कहता हूं, जो मैं करवा रहा हूं वो करते चलो। नेक्स्ट कहानी देखिएगा, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। अभी हमने बताया था ना, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट किस पे बेस्ड है? एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे। तो याद रखना, सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, उसकी एड्सॉर्प्शन थ्योरी। चलो जी, सबसे पहले ओल्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ओल्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ओल्ड थ्योरी इज नोन एज एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। ओल्ड थ्योरी इज नोन एज एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है या सॉल्यूशन स्टेट में आर एड्सॉर्ब, वो क्या हो जाएंगे? एड्सॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। किसके ऊपर? सॉलिड कैटलिस्ट। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का मतलब ही यही है कि जो कैटलिस्ट होगा वो सॉलिड स्टेट में पाया जाना चाहिए। तो आपके पास अगर कोई भी एड्सॉर्बेट है जो एड्सॉर्ब होने वाला, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में, इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये जो कैटलिस्ट होता है इसके पास फ्री वैलेंसीज होती हैं,
फ्री वैलेंसीज होती है। और याद रखना जनरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, कौन होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो एक सबसे अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट एक अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं? अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और अपने ऊपर बहुत सारी वैलेंसीज रखते हैं जिसके ऊपर रिएक्टेंट आके एडसॉर्ब हो जाता है। तो ओल्ड थ्योरी क्या कहती है? ओल्ड थ्योरी कहती है कि भैया जो कैटलिस्ट है सॉलिड स्टेट में, उसके पास बहुत सारी फ्री वैलेंसीज पाई जा रही हैं जिसके ऊपर रिएक्टेंट आके एडसॉर्ब हो जाएगा और प्रोडक्ट में बदल जाएगा। समझना, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सरफेस द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे रिएक्टेंट ज्यादा आते जाएंगे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन एक बार फ्री वैलेंसीज पूरी ऑक्यूपाई हो गई उसके बाद रेट नहीं बढ़ेगी। एडसॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये इस थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट है? एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि भैया जब सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर कोई गैसियस रिएक्टेंट आके एडसॉर्ब होगा, जिसे अपन कह रहे हैं एडसॉर्बेट, वो जब आके एडसॉर्ब होगा बेटा तो क्या होगा? सरफेस एनर्जी बॉन्ड बनेंगे जिसकी वजह से सरफेस एनर्जी रिलीज होगी हीट के फॉर्म में, और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। डेल एच निगेटिव, एंट्रोपी भी निगेटिव और डेल जी भी आपको निगेटिव देखने मिलेगा। तो हम कह देते हैं एडसॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें डेल एच कैसा होता है? बार बार बोलो, डेल एच कैसा होता है? निगेटिव होता है। डेल एस एंट्रोपी कैसी होती है? निगेटिव होती है। और डेल जी कैसा होता है? निगेटिव होता है। क्या सारी कहानी क्लियर है? और the catalytic action can be explained in term of intermediate compound formation। अब समझना, ये तो ओल्ड थ्योरी सिर्फ एडसॉर्प्शन पे। मेरी बात सुनना, जो ओल्ड थ्योरी आई थी कि कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, वो सिर्फ एडसॉर्प्शन पे बेस्ड थी कि कैटलिस्ट के ऊपर एडसॉर्ब होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो न्यू थ्योरी देखेंगे बेटा अपन, वो एडसॉर्प्शन भी होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, वो थोड़ी डेप्थ में जाएगी। इसने सरफेस बताया, वो एकदम गहराई में जाएगी कि कहानी क्या चल रही है। तो द कैटालिटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, वो अपन देखेंगे न्यू थ्योरी में। लेकिन प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मार लो, चलिए जी, इतना अगर देख लिया तो ओल्ड थ्योरी से मैं अब आता हूं नई थ्योरी की तरफ और बात करता हूं कि क्या है न्यू थ्योरी। समझिएगा जी, न्यू थ्योरी कहती है मॉडर्न थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। किसका कॉम्बिनेशन है? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, मतलब बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, एंड ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी। एब्जॉर्प्शन थ्योरी ने कुछ नहीं बताया कि भैया इंटरमीडिएट बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन ये न्यू थ्योरी बताएगी कि भैया बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्टेंट आएगा, आपके कैटलिस्ट के ऊपर एडसॉर्ब होगा और भैया प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, बीच में जो इंटरमीडिएट बना उसके बारे में भी ये कहानी करती है। वो सिर्फ कहती थी एडसॉर्ब होगा और भैया कहानी हो जाएगी, ये बता रही है कि इंटरमीडिएट बनेगा। बस इतना ही। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 5 स्टेप इन्वॉल्व होती है। कितनी स्टेप इन्वॉल्व होती है? 5 स्टेप इन्वॉल्व होती है। बहुत प्यार से समझना मेरे बच्चों, समझना। सबसे पहले जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट की जो सरफेस होती है, लॉजिक समझना, कैटलिस्ट की कोई सरफेस है, डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल धीरे डिफ्यूज हो रहे हैं कैटलिस्ट की सरफेस पे। तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा क्या होगा? जैसे डिफ्यूज हुए उसके बाद एडसॉर्प्शन होना शुरू होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। 5 स्टेप है। सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ किसका? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। उसके बाद धीरे धीरे एडसॉर्प्शन होना शुरू हुआ। अगला, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब क्या होगा भैया? ये कैटलिस्ट था, पहले धीरे धीरे डिफ्यूज होके ये आए और यहां पे फिर इनका एडसॉर्प्शन हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। किसके? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के। तो ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्ड ऑन द कैटालिटिक सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बन जाएगा। चौथी स्टेप, अब आपका इंटरमीडिएट बन चुका, डिसॉर्प्शन हो जाएगा प्रोडक्ट का फ्रॉम कैटालिटिक सरफेस। क्या हो जाएगा? डिसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन मतलब जुड़ना, डिसॉर्प्शन मतलब निकल जाना, सब अपन देख चुके हैं। उसके बाद डिसॉर्प्शन हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का फ्रॉम कैटालिटिक सरफेस। और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बन गया वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा। मतलब 5 स्टेप कौन कौन सी थी? जल्दी बोलो। सबसे पहले हुआ डिफ्यूजन किसका हुआ? रिएक्टेंट का। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट एग्जामिनर एकदम ऐसे ऑर्डर में पूछ सकता है। उसके बाद क्या हुआ? एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट, उसके बाद क्या हुआ इंटरमीडिएट, क्या बन गया आपका इंटरमीडिएट बन गया, क्या बन गया भैया आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एड्सॉर्प्शन हुआ था रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन चुका है, अब प्रोडक्ट बन चुका है, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और लास्ट में प्रोडक्ट जो होगा वो डिफ्यूज होके निकल जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। बोलो सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी। अगर सिंपल कहानी है तो आगे बढ़ जाता हूं। ये 5 स्टेप होती है भैया न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओल्ड थ्योरी सिर्फ एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड थी, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन को भी बताती है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन को भी बताती है। पहली स्टेप में रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होता है, रिएक्टेंट डिफ्यूज होते हैं, फिर एड्सॉर्ब होते हैं, फिर आपका क्या बनता है इंटरमीडिएट बनता है, फिर डिसॉर्ब होते हैं प्रोडक्ट और डिफ्यूजन हो जाता है प्रोडक्ट का। ये 5 स्टेप हैं, शायद आप समझ चुके होंगे एकदम सिंपलेस्ट तरीके से। प्लीज नोट डाउन करें इसे, प्लीज नोट डाउन करें, प्लीज नोट डाउन करें इसे। अगर नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ता हूं, प्लीज नोट डाउन करें इसे। ये थी न्यू थ्योरी की कहानी, ये थी न्यू थ्योरी की कहानी। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे। क्या नई कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं? चलो जी देखिएगा नया कॉन्सेप्ट, देखिएगा नया कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझिएगा, ठीक है। इसको मैं एनसीईआरटी के डायग्राम के बेसिस पे समझाता हूं, समझ रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ये कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या है भैया फ्री वैलेंसीज, आपको पता होगा। अब क्या होगा, ये कोई A+B रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, क्या होगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, बोलो क्लियर है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये देखो ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल था इस फ्री वैलेंसी से जाके जुड़ गया, बोलो क्लियर है। डिफ्यूज होके आया होगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और जुड़ गया, तो एडजॉर्प्शन हो गया रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का। और अब बीच में किसका फॉर्मेशन हुआ, आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले स्टेप में भैया क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इसकी फ्री वैलेंसी से आके जुड़ गया। फिर क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन होने के बाद यहां पे बॉन्ड बन गए, इंटरमीडिएट बॉन्ड बन गए, केमिकल बॉन्ड बन गए। उसके बाद डिसॉर्प्शन हुआ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का। अब A+B अगर रिएक्टेंट था तो A-B क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और कैटलिस्ट ऐसा का ऐसा निकल गया, और फिर ये डिफ्यूज होकर प्रोडक्ट निकल जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भैया ये जो मॉडर्न थ्योरी है, न्यू थ्योरी है, ये एडजॉर्प्शन पे भी बेस्ड है और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे भी बेस्ड है। प्लीज इसे उतारिए, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। सिंपलेस्ट तरीके से अपन ने करा है इस कहानी को। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज किसी सॉलिड कैटलिस्ट की। कोई सॉलिड कैटलिस्ट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। सबसे पहली बात, सॉलिड कैटलिस्ट की पहली प्रॉपर्टी होती है एक्टिविटी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्टिविटी। एंड द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, कितनी तेजी से वो केमिसॉर्प्शन हो रहा है रिएक्टेंट का किसी कैटलिस्ट के ऊपर। तो द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया एक्टिविटी क्या बताती है, स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन बताती है। कैटलिस्ट कितने तगड़े तरीके से रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कौन बताता है भैया, अपनी एक्टिविटी बताती है। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये आया हुआ है और आ सकता है जेईई और नीट में, आ सकता है जेईई और नीट में। लॉजिक समझना क्या है कहानी, लॉजिक समझना क्या है कहानी। फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, अगर आप हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, द कैटालिटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। अगर आप लोगों को पता हो ग्रुप 1 में कौन आ जाता है, अल्कली मेटल, ग्रुप 1 में आ जाता है अल्कली मेटल, ठीक है। दूसरे में आ जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो इधर फोर्थ पीरियड से स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये आ गया फोर्थ पीरियड में, वेनेडियम ये आ गया फिफ्थ पीरियड में, और कहानी बढ़ती जाएगी। तो समझना, फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन द कैटालिटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। आप ग्रुप 5 से जाओगे तो ग्रुप 11 तक जैसे जैसे आप जाते जाओगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और मैक्सिमम कैटालिटिक प्रॉपर्टी ग्रुप 7, 8 और 9 के एलिमेंट दिखाते हैं। मैक्सिमम कैटालिटिक प्रॉपर्टी कौन दिखाते हैं, 7, 8, 9 के। अगर 6 में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम रखा, 7 में मैंने रखा मैग्नीज, तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये बहुत ज्यादा कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो मैंने क्या बोला, द मैक्सिमम कैटालिटिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय ग्रुप 7, 8, 9। लॉजिक समझना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी
डी ब्लॉक के एलिमेंट दिखाते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करते हैं, फ्री वैलेंसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं इसलिए उनके पास, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी ग्रुप 5 से ग्रुप 16 तक बढ़ती जाती है, लेकिन मैक्सिमम 7, 8, 9, 7, 8, 9 में देखने मिलती है। मैक्सिमम किस में देखने मिलती है? 7, 8, 9 में देखने मिलती है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन कर और H2O बना, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा? प्लेटिनम इज अ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा? प्लेटिनम एक अपना कैटलिस्ट यूज होगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी पीरियड ग्रुप में आप बात करेंगे 7, 8, 9 ग्रुप नंबर 7, 8, 9 की हाईएस्ट होती है और ग्रुप नंबर 5 से 11 तक बढ़ती जाती है। बोलो क्या सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बढ़ गया? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, पहली है एक्टिविटी, पहली है एक्टिविटी अपन ने कंप्लीट कर ली, पहली है एक्टिविटी उसे अपन ने कंप्लीट कर ली। एकदम सिंपल तरीके से गए और स्वीट तरीके से गए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्या बढ़ जाऊं आगे बेटा मेरे? क्या बढ़ जाएं? क्या कोई समस्या, क्या कोई परेशानी? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। चलो जी देखिएगा 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 नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा, ठीक है। सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिविटी? हर इंसान की अपनी चॉइस होती है ना, वैसे ही हर कैटलिस्ट की अपनी चॉइस होती है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज किया जाता है। रैंडमली आप कोई भी कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में नहीं डाल सकते। आपको पता चल गया यार ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11 वाले अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, कोई भी डाल, अरे ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होगा, यही होती है इसकी सेलेक्टिविटी। तो कैटलिस्ट की दो प्रॉपर्टी, एक होती है एक्टिविटी, एक्टिविटी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ केमिस ऑप्शन पे। ग्रुप 5 से ग्रुप 11 पे बढ़ेगी, 7, 8, 9 की हाईएस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे 7, 8, 9 आयरन कोबाल्ट निकल अपन देख लिया ना, उनकी हाईएस्ट देखने मिलती है। सेलेक्टिविटी, पर्टिकुलर रिएक्शन किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। कैटलिस्ट आर सेलेक्टिव इन नेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टू गिव मैक्सिमम यील्ड, टू गिव मैक्सिमम यील्ड। फॉर एग्जांपल, लॉजिक समझना, इसका परफेक्ट एग्जांपल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, समझना। आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 3 मोल लिया, हाइड्रोजन के 3 मोल लिए और निकल कैटलिस्ट लिया, निकल कैटलिस्ट लिया, तो याद रखना आपको CO2 मीथेन और H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? मीथेन और H2O मिलेगा निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लेकिन आपने कॉपर, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ले लिया और आपने हाइड्रोजन गैस ले ली, तो आपको क्या मिलेगा? मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा। और एक हाइड्रोजन ले लिया तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। तो समझना, जो सेलेक्टिविटी होती है किस पे डिपेंड करती है भैया? पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड 3 हाइड्रोजन, कौन सी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मीथेन और वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड 1 हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3 की प्रेजेंस में मिथाइल अल्कोहल। कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर की प्रेजेंस में फॉर्मल्डिहाइड देते हैं। ये है इसकी सेलेक्टिविटी। बोलो क्लियर हो गया? बढ़ जाऊं आगे? क्या बढ़ जाऊं आगे? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। समझिएगा जी, समझिएगा जी, स्क्रीनशॉट मार लिया ना? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए अब बात करते हैं अपन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में। समझना जी, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते क्या हैं? The catalytic reaction depends upon the pore structure of catalyst। ऐसा कोई भी कैटलिस्ट जिसमें कैटालिटिक रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रही है, साइज ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, उसे हम कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। मतलब एक बात समझिए कि आपका कोई कैटलिस्ट है, उसका एक पर्टिकुलर पोर स्ट्रक्चर है, मान लो मधुमक्खी का छत्ता जैसा पोर, ठीक है, उसमें कोई रिएक्टेंट आके जुड़ेगा, मतलब भैया पोर में तभी रिएक्टेंट जुड़ सकता है जब उसका साइज उसके कॉम्पेटिबल हो। तो लॉजिक सुनना, ऐसी कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन जो कि पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है और प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सबसे बढ़िया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है जियोलाइट। जियोलाइट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। जियोलाइट्स का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर देखने मिलता है आपको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसे देखने मिलता है आपको? हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा है ना, हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने मिलेगा? मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। दे आर माइक्रोपोरस इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं? माइक्रोपोरस। सारी एनसीईआरटी डिकोड करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अब अगर आपको जियोलाइट्स को देखना है, जियोलाइट्स को देखना है तो सबसे बेस्ट तरीका, हम लोग सिलिकेट जानते हैं, SiO SiO ऐसा जुड़ता जाएगा, ठीक है। इधर भी Si आ जाएगा, इधर भी Si आ जाएगा, ठीक है। यहाँ O, यहाँ O।
दे आर केमिकली एल्यूमिनोसिलिकेट। ये कैसे होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। अब मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप एक सिलिकॉन को हटाओ, उसके बदले एल्यूमिनियम जोड़ दो, उसके बदले एल्यूमिनियम जोड़ दो, तो दे आर केमिकली एल्यूमिनोसिलिकेट, सिलिकेट इन विच सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम गिविंग AlOSi फ्रेमवर्क। तो समझना, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। हमने सबसे बढ़िया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट देखा जियोलाइट। कौन सा देखा हमने? जियोलाइट्स देखा, ठीक है। ये जनरली जियोलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये माइक्रोपोरस होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? माइक्रोपोरस होते हैं नेचर में। और अगर आपको सिलिकेट मतलब जियोलाइट समझना है तो केमिकली क्या होता है? एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। जो सिलिकेट होते हैं उसमें से आप सिलिकॉन को हटाओ, एल्यूमिनियम जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएंगे? जियोलाइट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? जियोलाइट्स मिल जाएंगे। प्लीज इधर तक उतारिए इसे। ये डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हैं, ये डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जिनमें कैटालिटिक रिएक्शन पोर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, कैटलिस्ट के साइज ऑफ रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। जियोलाइट सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोपोरस होते हैं नेचर में, और केमिकली ये क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। केमिकली क्या होते हैं? ये एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। प्लीज उतारिए इसे, प्लीज उतारिए इसे। बढ़ाता हूं फिर कहानी को आगे, फिर बढ़ाता हूं कहानी को आगे। देखते हैं नई कहानी, देखते हैं नई कहानी। देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा, समझिएगा। नई कहानी है अपनी। दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज दे कैन बी फाउंड आर्टिफिशियल। ये नेचर में भी पाए जा सकते हैं और इनको आप आर्टिफिशियली बना भी सकते हो, आर्टिफिशियली बना भी सकते हो, ठीक है। जियोलाइट्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। कहां इसका यूज किया जाता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मतलब क्लास 11th का टॉपिक है हाइड्रोजन चैप्टर, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा अगर वाटर की सॉफ्टनिंग करना है तो हम जियोलाइट से वाटर की सॉफ्टनिंग भी कर सकते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल है ZSM5। ये ZS होगा, ये ZSM5 जो कन्वर्ट करता है आपकी अल्कोहल को किसमें? पेट्रोल में या गैसोलीन में। मतलब आप दुकान में जाइए, अल्कोहल ले आइए, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें थोड़ा सा ZSM5 मिलाइए तो आपको मिल जाएगा पेट्रोल। क्या मिल जाएगा? पेट्रोल। अगर या आपके पास गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, बाटल रखी हुई है आपके पास, काहे की? अल्कोहल की बाटल रखी हुई है, ZSM5 लीजिए, डालिए और आपका पेट्रोल बन जाएगा। ये ऐसा इतने आसानी से पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे याद कराने के लिए आपको बोल रहा हूं। तो जियोलाइट्स के बारे में सारी कहानी खत्म। परफेक्ट एग्जांपल था ZSM5 जो अल्कोहल को, आपको याद रहेगा, अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने में यूज कर सकते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट होता है केमिकली, ठीक है। इनका यूज किसमें किया जाता है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में, और दूसरा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज किया जाता है। कुछ भी एग्जामिनर पूछे ना डरना है ना घबराना है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाएं। चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं अपने एंजाइम कैटलिस्ट। अभी हमने बात करी किसके बारे में? कैटलिस्ट के बारे में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं एंजाइमेटिक कैटलिस्ट क्या होते हैं। ऐसे कोई भी मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कैटलिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। तो समझ रहे हैं इस कहानी को, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इस वर्ड को याद रखना, कभी भी एंजाइम वर्ड दिमाग में आए, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस ये चीज दिमाग में बैठा ली, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलो क्लियर है, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल। जो कहां प्रोड्यूस होते हैं बेटा? लिविंग प्लांट और एनिमल में प्रोड्यूस होते हैं। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि कोई भी लिविंग प्लांट और एनिमल में चीजें पाई जा रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चीजें पाई जा रही हैं, या जो कैटलिस्ट पाए जा रहे हैं, उसे हम नाम देते हैं एंजाइम। क्या नाम देते हैं? एंजाइम नाम देते हैं। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। ये एक्चुअल में क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास के, एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। और पानी में क्या बनाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। आने वाले लेक्चर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तब तक ना डरना है ना घबराना है। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा पूरा कोलॉइड पे बेस्ड होगा और बाकी सरफेस केमिस्ट्री पे बेस्ड होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एंजाइम्स आर टर्म्ड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम को क्या नाम दिया जाता है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट नाम दिया जाता है। मैंने अभी बताया क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। एंड द फिनोमेनन इज नोन एज बायोकेमिकल कैटालिसिस। और जो फिनोमेना ये करवाते हैं, जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होती है अपनी बायोकेमिकल कैटालिसिस। क्या होती है? बायोकेमिकल कैटालिसिस होती है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम, ठीक है, कैटालाइज्ड रिएक्शन। हम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के एग्जांपल देख रहे हैं। लॉजिक सुनना, हम बात कर रहे थे एंजाइम कैटलिस्ट की। क्या थे ये?
कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जो किस में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं हूँ या प्लांट है, उनमें अगर कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन हो रही है, उनमें कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? एंजाइम की वजह से हो रही है। तो वो कौन कौन सी हैं? आप लोगों ने मोस्टली, अगर कोई बायो वाला बच्चा यहाँ बैठा होगा तो ये चीज़ें पढ़ के रखा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने आ रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा। सबसे पहला इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर किस में पाई जाती है भैया? गन्ने में पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस करा किस एंजाइम की प्रेजेंस में? इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा आपने, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो कुछ नहीं करना है, C12H22O11 था, एक H गया और एक O गया, तो एक ग्लूकोज मिल गया, एक फ्रक्टोज आपको मिल गया। तो लॉजिक समझना, अगर आपने केन शुगर, जिसे अपन कहते हैं गन्ने में पाई जाने वाली शुगर, केन शुगर मतलब गन्ने में पाई जाने वाली शुगर, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है, एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलता है। क्या पहली रिएक्शन क्लियर हो गई? क्या पहली रिएक्शन क्लियर हो गई? यस सर क्लियर हो गई, यस सर क्लियर हो गई। अब समझना, अब समझना, अब समझना, अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल। पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लो। सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन अपन देखते हुए चलते हैं, सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन अपन देखते हुए चलते हैं। मार लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो तो अब समझना, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। अगर आप लोगों ने जैसे कोई बायो का बच्चा होगा, उनने कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल और एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सबसे पहले ग्लूकोज का अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, तो आप डिटेल में तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर ग्लूकोज का आपने, ठीक है, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसमें? जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करा, किसमें करा? ग्लूकोज का अगर आपने जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करा, वही बताता हूं जो दिया हुआ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता हूं। ठीक है, तो याद रखना ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और CO2 में जाता है। किसमें जाता है? इथाइल अल्कोहल में जाता है और CO2 में जाता है। ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम इथाइल अल्कोहल और CO2 में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, भूलना मत। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा था अपन ने? केन शुगर का हाइड्रोलिसिस इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। अगर आपने ग्लूकोज लिया, उसका जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में कर रहे हो, तो इथाइल अल्कोहल और CO2 मिलेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। ऐसे n मॉलिक्यूल, ऐसे n मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं? ऐसे n मॉलिक्यूल देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये कहां से अल्कोहल कहां से आ गया? ठीक है, अगर आपने स्टार्च लिया, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस करा डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में करा, तो आपको क्या मिल जाएगा? सुक्रोज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सुक्रोज। ठीक है, तो द डायस्टेज एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। अच्छा, माल्टोज, स्टार्च इनटू माल्टोज। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है भाई। स्टार्च इनटू माल्टोज नहीं, सही है। द डायस्टेज एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, बिल्कुल सही है। और फिर माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूटता है, बिल्कुल सही है। कि अगर आपके पास स्टार्च का मॉलिक्यूल है C6H10O5 स्टार्च का मॉलिक्यूल, आपने उसका हाइड्रोलिसिस करा डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा? माल्टोज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? माल्टोज मिल जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? क्या मिल जाएगा आपको? माल्टोज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी रिएक्शन अपन ने देखी, एंजाइमेटिक रिएक्शन। पहली अपन ने हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, दूसरा अपन ने देखा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। तीसरा अपन ने देखा डायस्टेज एंजाइम किसको? स्टार्च को आपको किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। डायस्टेज स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। इसको आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, स्टार्च है आपके माल्टोज में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में कन्वर्ट होगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में? डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो सिंपल तरीका, अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक, आप SDM से याद रख सकते हैं। अगर आपके पास स्टार्च है, डायस्टेज एंजाइम है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्या कोई डर, क्या कोई परेशानी होनी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, डर और परेशानी। बढ़ जाऊं आगे मेरे बच्चों, आगे बढ़ जाऊं क्या? नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करूं क्या? नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करूं क्या? अगर ऐसा है तो नेक्स्ट कहानी मेरी देखिएगा, नेक्स्ट कहानी मेरी देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहानी मेरी देखिएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। ये देखो, ये आपका आ गया माल्टोज, वही मैं थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, माल्टोज आ गया। अब माल्टोज को अगर आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो माल्टोज, ये माल्टोज C12H22O11 माल्टोज,
ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा अपन ने माल्टेज की प्रेजेंस में, माल्टेज की प्रेजेंस में, तो 2 मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं ग्लूकोज के। किसके मिलते हैं? 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं आपके ग्लूकोज के। ये सारी रिएक्शन अपने सिस्टम में या बायोलॉजिकल सिस्टम में होती हैं, चाहे वो प्लांट रिएक्शन हो चाहे एनिमल रिएक्शन हो, इसीलिए हम कहते हैं एंजाइमेटिक कैटलिस्ट। ठीक है सर, अब बात करते हैं डीकंपोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2। अगर आपने यूरिया, जिसका फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करा यूरियेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जैसे माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में जा रहा था, ठीक है, स्टार्च डायस्टेज की प्रेजेंस में माल्टोज में जा रहा था, SDM करके याद करा अपन ने, सब चीजें याद करने के तरीके हैं अपने पास। तो अगर आपने यूरिया का पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा यूरियेज एंजाइम, तो आपको यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में तो अमोनिया में और CO2 में टूटेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब अपन खेतों में यूरिया फेंकते हैं ना बेटा, उसके बाद पानी डालते हैं तो खेतों में अमोनिया प्रोड्यूस होती है, जो आपकी फर्टिलिटी, जमीन की फर्टिलिटी या आपकी खेती की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। इसीलिए यूरिया फेंका जाता है कहाँ पे? खेतों में। तो डीकंपोजिशन होता है यूरिया का किसमें? अमोनिया में और CO2 में। किसमें? अमोनिया में और CO2 में। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बढ़ जाएं आगे। ये पांचों अपन ने एग्जाम्पल देख लिए, कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये 5 एग्जाम्पल देके कुछ और एग्जाम्पल देखो, और चीजें क्लियर होंगी। ये सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो कि लिविंग सिस्टम में होती है। स्टमक, मैंने अभी खाना खाया है, जस्ट खाना खाया, ठीक है, घर से खाना खा के आया था जब मैं, तो मैंने ये कहा कि जब मैं खाना खाता हूं तो भैया मेरा खाना पचने के लिए क्या होता है, मेरा खाना कैसे पचेगा, समझना। स्टमक में गया, स्टमक में एक पेप्सिन एंजाइम होता है, जो भी मैंने अगर प्रोटीन लिया होगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देगा, जबकि जब ये खाना इंटेस्टाइन में मूव होगा तो जितना जो भी पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन होगा वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देगा बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अगर आपने मिल्क को कभी कर्ड में, दही में अगर आप हल्का सा नींबू डाल दो तो देखा होगा ना कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो, सॉरी दूध में हल्का सा नींबू डाल दो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपने कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है बेटा, तो वो इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द लैक्टोबैसिलस एंजाइम प्रेजेंट इन द कर्ड। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? चलो जी, बढ़ा दूं आगे कहानी को। चलिए, तो ये अपनी कहानी थी किसके बारे में? एंजाइमेटिक रिएक्शन के बारे में। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? हमेशा एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए बेटा एक टिपिकल टेम्परेचर होना चाहिए, टिपिकल प्रेशर होना चाहिए, और एंजाइमेटिक रिएक्शन याद रखना, एंजाइम जो होते हैं बहुत मोस्ट एफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो लॉजिक सुनना, एंजाइम कैटालिसिस इज यूनिक इन इट्स एफिशिएंसी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। याद रखना, एंजाइमेटिक रिएक्शन मैंने अभी आपसे कहा बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। जैसे मैंने कहा था ना, कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट लगता है, वैसे ही एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी तो वो भी बहुत एफिशिएंट होती है और इसकी स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा होती है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी एंजाइमेटिक कैटलिस्ट के। सबसे पहला, हाईली एफिशिएंट। कैसा होती है? कैसे होता है कैटलिस्ट? हाईली एफिशिएंट। मतलब समझ रहा, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, मैंने क्या ले लिया? मॉलिक्यूल का एक एंजाइम ले लिया, ये 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट को पर मिनट कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में। लॉजिक सुनना, मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया है बस एंजाइम का, 1 मिलियन मतलब 10 लाख मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पे काम करने के लिए काफ़ी है वो, और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। अगली बात, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन, जैसे हमने कहा कि स्टार्च को अगर मुझे माल्टोज में कन्वर्ट करना है, SDM, तो डायस्टेज की प्रेजेंस में ही होगी। कमेंट सेक्शन में बताना मेरी ये छोटी छोटी ट्रिक्स में मजा आता है कि नहीं। स्टार्च को अगर आपको माल्टोज में कन्वर्ट करना है, डायस्टेज की प्रेजेंस में होगी। तो समझना, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन। हर एक एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। 1 कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन 1 रिएक्शन। एक सिंपल कैटलिस्ट आपने ले लिया और चाह रहे हो कि 2 अलग अलग रिएक्शन में वो काम कर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं समझाने के लिए लेता हूं, मैंने अभी स्टार्च लिया था, ठीक है, वो डायस्टेज की प्रेजेंस में, SDM अपन ने याद रखा, डायस्टेज की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? माल्टोज में कन्वर्ट होता है। यही माल्टोज मेरा बेटा
किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज की प्रेजेंस में, माल्टेज की प्रेजेंस में किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब समझना, अगर मैं ये करूं कि डायस्टेज को इधर ले जा लूं, माल्टेज को इधर ले जा लूं, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल होंगी, नहीं होंगी। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम या कैटलिस्ट ही काम करते हैं। एक कैटलिस्ट किसी दूसरी रिएक्शन में आप यूज नहीं कर सकते हैं, एक कैटलिस्ट किसी दूसरी रिएक्शन में आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन, दैट मींस वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। बोलो क्लियर है? चलो हमेशा सुनना, कोई भी एंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती है। मतलब समझना, द रेट ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर के अलावा एक ऑप्टिमम पीएच पे भी होती है। एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन किसी पर्टिकुलर पीएच पे होती है, और वो पीएच मोस्ट कॉमन होता है 5 से 7, 5 से 7। ऐसे नहीं जैसे गैस्ट्रिक जूस है अपना, उसका पीएच तो 1.8 होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच तो 1.8 बहुत कम होता है। लेकिन जनरली कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन बेटा ऑप्टिमम पीएच में ही होती है, और वो 5 से 7 तक रेंज में आ सकता है। तो हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, द रेट ऑफ एन एंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शन इज मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर पीएच, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। तो आपने जो उधर कैटलिस्ट देखा था उसकी 2 प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। यहां आपने जो देखा, सबसे पहले देखा कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं भैया, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। वहां क्या देखा था, वहां आपने एक्टिविटी, कैटलिस्ट में क्या देखा था, एक्टिविटी, कि भैया उनकी एक्टिविटी केमिसॉर्प्शन पे डिपेंड करती थी, और सेलेक्टिविटी। यहां क्या देखा आपने, हाईली एफिशिएंट, स्पेसिफिक इन नेचर, ऑप्टिमम पीएच पे काम करना और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करना। क्या एक एक चीज मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं मेरे बच्चों? क्या एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस बता पा रहा हूं मेरे बच्चों? एंजाइम मतलब जो कि कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पे काम करना, हाईली स्पेसिफिक होना और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना। एक मॉलिक्यूल बेटा 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे काम कर सकता है। मेरा एक ही मोटिव है कि जो नॉलेज आप लोगों तक जाए वो दिमाग में बैठ जाए। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहानी देखिएगा। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। अब समझना हम क्या देखने जा रहे हैं इनकी एक प्रॉपर्टी, कि अगर आपने एक्टिवेटर ले लिया और कोएंजाइम ले लिए तो आप इनकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। किसको बढ़ा सकते हैं? एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। समझना क्या है मतलब, कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी सर्टेन सब्सटेंस की प्रेजेंस में बढ़ जाती है, उन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम। समझना, एंजाइम है, अगर उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना है तो कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है उसे हम कहते हैं कोएंजाइम। और इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आपने स्मॉल अमाउंट में नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे विटामिन प्रेजेंट हो जाए along with an enzyme, then the catalytic activity is enhanced considerably। लॉजिक समझना, कोएंजाइम जैसे काम कौन करता है? विटामिन काम करता है। एंजाइम से अगर कोई कोएंजाइम आके जुड़ रहा है वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। जैसे विटामिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे अपन कहते हैं कोएंजाइम, अगर वो एंजाइम के साथ काम करेगा तो उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक्टिवेटर जो होता है, आपने क्या बोला, किसी एंजाइम जो कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी हम कोएंजाइम तो आप समझ गए क्या होते हैं सर, कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे सच एस विटामिन। इसके अलावा एक्टिवेटर कुछ मेटल आयन होता है। एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयन, ठीक है, जैसे सोडियम प्लस मैग्नीज +2 हो सकता है, कोबाल्ट +2 हो सकता है, कॉपर +1 हो सकता है। ये जितने भी आपके क्या है मेटल आयन है, किसके जैसे काम करते हैं? किसके जैसे काम करते हैं? एक्टिवेटर जैसे काम करते हैं। किसके जैसे काम करते हैं? एक्टिवेटर जैसे काम करते हैं। क्या कहानी क्लियर हो गई? जितने भी मेटल आयन है किसके जैसे काम करते हैं? एक्टिवेटर जैसे काम करते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी अगर आपको बढ़ाना है, आप चाह रहे हो एंजाइम तेजी से काम करे, तो कुछ कोएंजाइम का यूज कर सकते हो। कोएंजाइम क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं सच एस विटामिन। और एक्टिवेटर कौन होता है? मेटल आयन होते हैं, ठीक है। एक्टिवेटर कौन होता है? मेटल आयन होते हैं। बोलो क्लियर हो गया? जैसे सोडियम आयन, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर। बढ़ जाऊं आगे, मार लिया स्क्रीनशॉट इसका, मार लिया स्क्रीनशॉट इसका। क्या इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया? अगर ले लिया तो लॉजिक समझिएगा। इसी के साथ अपन अगर इसकी मैकेनिज्म पे आ जाएं, इसकी मैकेनिज्म पे आ जाएं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म पे काम करती है? मैंने अब भी कहा कोई पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट या पर्टिकुलर रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है।
जैसे मेरे पास कोई ताला है, जैसे मैं आपको पर्सनली दिखा रहा हूं, मेरे पास ये मेरी गाड़ी की चाबी है, ये मेरे पास मेरी गाड़ी की चाबी है। अगर आप मेरी गाड़ी की चाबी देख रहे हैं बेटा, तो ये मेरी गाड़ी, मैं चोर नहीं हूं। नॉर्मल तरीके से हम जिंदगी जीते हैं, अपनी गाड़ी में ही चाबी लगाते हैं, दूसरों की गाड़ी में उंगली नहीं करते हैं। तो मेरी गाड़ी की चाबी, ये मेरी गाड़ी की चाबी है, वो मेरी गाड़ी में ही लगेगी। दूसरी गाड़ी में लगाऊंगा तो उस ताले में ये काम नहीं करेगी। चोर चाबी नहीं है ना, ये नॉर्मल चाबी है, तो मेरी गाड़ी में ही काम करेगी, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो लॉक और ये जो चाबी है, इसमें जो क्रिवाइसेस बने वो एक दूसरे के लिए कॉम्पेटिबल हैं। कैसे हैं कॉम्पेटिबल हैं? जैसे आप इस चाबी को देख सकते हो ना, और एक ये लॉक को देख सकते हो, वैसे ही ये मेरी गाड़ी का लॉक मान लीजिए, मेरी गाड़ी का लॉक मान लीजिए, और ये मेरी चाबी मान लीजिए। तो लॉजिक समझिएगा मेरे बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। आप इसे किस बेसिस पे समझ सकते हैं? लॉक और की हाइपोथेसिस के बेसिस पे समझ सकते हैं। कोई मेरा सबस्ट्रेट है, जैसे रिएक्टेंट है, अगर उसमें मैंने एंजाइम या कैटलिस्ट यूज करा, तो जो सबस्ट्रेट है उसका एक पर्टिकुलर शेप है, उसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम ही फिट हो सकता है, और एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक वक्त बाद एंजाइम जैसे कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद वैसा का वैसा ही निकल जाता है। एंजाइम वैसा का वैसा निकल गया, और ये आपका मिल गया प्रोडक्ट। क्या मिल गया? आपका प्रोडक्ट। समझ गए? पर्टिकुलर एंजाइम किसके जैसे काम कर रहा है? की जैसे काम कर रहा है, और रिएक्टेंट लॉक जैसे काम कर रहा है। जब ये आपस में मिले तो कॉम्प्लेक्स बना, और एक वक्त बाद ताला खुल गया और आपका प्रोडक्ट बन गया, और एंजाइम वैसा का वैसा निकल गया। दिस इज कॉल्ड लॉक एंड की हाइपोथेसिस। एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। बोलो क्लियर हो गया? बढ़ जाएं आगे। जैसे कैटालिटिक रिएक्शन हमने देखी थी भैया, एड्सॉर्प्शन थ्योरी और न्यू थ्योरी क्या कहती? इंटरमीडिएट प्लस एड्सॉर्प्शन थ्योरी, दोनों का कॉम्बिनेशन थी। एंजाइम को समझाना है तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस। किससे समझा सकते हैं? लॉक एंड की हाइपोथेसिस से समझा सकते हैं। ठीक है सर, डायग्राम बना लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना। एंड लास्ट कहानी जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक कैटलिस्ट की बात करें तो एंजाइमेटिक एक्शन फॉलो लॉक एंड की हाइपोथेसिस इन विच एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो था उसकी एक्टिव साइट्स आर करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्टेंट एंड दे फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड विच फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम रिमेन अनचेंज, और एंजाइम कैसा? वक्त के साथ अनचेंज रहता है। कोई भी कैटलिस्ट हो या एंजाइमेटिक कैटलिस्ट हो, रिएक्शन के बाद पढ़ाने के बाद बेटा मैं ऐसा का ऐसा निकल जाऊंगा, लेकिन मैं जो नॉलेज तुमको देखे गया उससे तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मारिए। और एक टीचर के बारे में मैं बात करूं, अगर इसका स्क्रीनशॉट मार लिया आपने, यहीं पे आज अपना पार्ट 1 खत्म होता है। कहां गया भैया, बदला क्यों नहीं? यहीं पे अपना पार्ट 1 खत्म होता है। लेकिन एक बात कहूंगा, एक अच्छा टीचर बच्चे के लिए कैटलिस्ट का ही काम करता है। वो आपकी जिंदगी में आता है और आपकी रेट को बढ़ा देता है, और खुद वक्त के साथ वैसा का वैसा ही बना रहता है। लेकिन वो जिस तरीके से आपकी रेट को बढ़ाता है, आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो। सेम ऐसे हैं मैग्नेट ब्रेन के टीचर्स, जो आपको 100% ऑफ क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और आपके लेवल को बढ़ा रहे हैं, आपकी रेट को बढ़ा रहे हैं, और खुद इतनी मेहनत करते हैं। कैटलिस्ट जो है ना, हर इंसान, हर एक टीचर कैटलिस्ट है अपने बच्चों के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 1 आपके दिमाग में चढ़ गया? अगर चढ़ गया तो मैं खुश होऊंगा। 2 वे इंटरेक्शन करा करो। मैं आपके हर मैसेजेस और कमेंट पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं आपसे जुड़ा रहूं, हमेशा जुड़ा रहूं मेरे बच्चों। मेहनत करता हूं, कोई भी चीजें हो इधर उधर मैनेज करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहता हूं, ठीक है? और ये सारे मैग्नेट ब्रेन के टीचर्स की खूबी है। और अगर यहां तक आ गए और आपको मेरे वीडियोस कभी फाइंड करने में दिक्कत होती है, तो आप मेरी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। ये इंडिया का एक अकेला ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन दे रहा है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आपको जाना है, अगर आपको मेरे 1 शॉट रिवीजन वीडियो सारे देखने, इसके बाद बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच जाएगा। आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे जाना है। जैसे ही आप जाएंगे आपको 1 शॉट रिवीजन क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यहाँ मिल जाएंगे। ये देखो 1 शॉट रिवीजन, ठीक है? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद 1 शॉट रिवीजन पे मैं हमेशा 1 शॉट रिवीजन में पूरी एनसीईआरटी कवर करता हूँ, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है? अगर यहाँ तक आ गए, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो वॉच नाउ पे जाइए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे जाएंगे, ठीक है, आपको इतने सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो मैंने 1 शॉट में कंप्लीट कर दिए हैं।
वो भी सिंपल तरीके से। आप मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं वन शॉट। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जहां मैंने अकेले ने सारे वन शॉट आपको केमिस्ट्री के बना के दे दिए हैं, पूरे बेस्ट से बेस्ट। अगर यहां तक आ गए, आपको सिंगल क्लिक करना है, जिस भी चैप्टर पे आप उसे पढ़ाते हुए मुझे देख सकते हैं। और यहां तक आ गए हैं तो एक चीज जो मैग्नेट ब्रेन ने नया इनिशिएशन लिया है, लोगों तक पहुंचाइए मैग्नेट ब्रेन हिंदी, मैग्नेट ब्रेन हिंदी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए कि भैया अब मैग्नेट ब्रेन हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर ये बात लोगों तक पहुंची तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं और टीम जितनी मेहनत कर रही है एक 100% क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेटा, आप उसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, उसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर यहां तक भी आ गए तो कमेंट में मुझे बताएं आज की कहानी कैसे लगी। लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक तो करना कभी भूले ही ना। मिलूंगा अगले लेक्चर में कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ, तब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ। थैंक यू सो मच।